डाइवर्जेंसेस पैरा पॉइंट, हाँ वेरी गुड, ठीक है। गवर्नेंस टॉपिक्स का डायमेंशंस होता है एंड सोसाइटी डायमेंशंस, आई मीन और जर्नैल सिंह में हाँ क्रीमी लेयर, चलो ठीक है, हाँ जी।
like Nagarajan case and that Jagmeet Singh case, and then some more cases are there. They are like negatively influencing rights of scheduled castes. हाँ जी. So how can we mention it or should we avoid it? नहीं, you have to mention it. जब हम उसका reservation का opposite side show करेंगे तो we need such cases. Because in Jagmeet Singh and Nagarajan case also the negative points in relation to, because in Jagmeet Singh case the Supreme Court told about the creamy layer thing. In Nagaraj case, it also told about like it set many conditions in regard to promotion. जी चाहिए. So it was a hurdle in their promotion. बट द थिंग इज ना, हर्डल इन देयर प्रमोशन वाली बात वहां पे 2023 में उसने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 हैज टू बी सब्जेक्टेड टू आर्टिकल 335. तो नागराज वाले की जस्टिफिकेशन ये है कि साइमल्टेनियसली अदर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट इज दैट जब आप रिजर्वेशन दे रहे हो तो एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन रखनी है. हाँ, अपोजिट टू दैट में कि भाई नागराज केस डाल सकते हो, और जर्नैल सिंह में हाँ क्रीमी लेयर SC/ST में यही तो प्रॉब्लम आ रही है. सो द थिंग इज नाउ इन wherever reservation is given or even if it is not given, दोनों एस्पेक्ट्स में, let's say that we are talking about unreserved section, तो क्रीमी लेयर को चक आउट करने के लिए EWS है ना. उसके बाद अगर हम OBCs को देखें, OBCs में ऑलरेडी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है. So the only thing which is left is SC/ST now, and in SC/ST also there are a lot of sections who have reaped the benefit of this, and now they are taking out the benefits of the downtrodden section in that. तो वो चाहिए हमें. चलो जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चंस. टेस्ट लिखा यार, कुछ लिखा क्वेश्चन वगैरह? I told you to write. लिख के दिखा दो यार एक बार. हाँ हाँ हाँ. चलो ठीक है, मुझे दिखा के जरूर जाना. ठीक. ऑनलाइन वाले तुम लोग यार उस पे भेज देना टेलीग्राम पे, ठीक है? यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम, आई विल सी दैट. चलो डेटा आप लोगों के पास इस सब चीजों का है, ठीक है? चलो फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट आर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? बाय हाइलाइटिंग द चैलेंजेस फेस्ड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सजेस्ट मेजर्स टू स्ट्रेंथन द सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट इन इंडिया. सिंपल क्वेश्चन. पेंसिल देना. So you could have started the answer with an introduction. Define कर देते हैं. What is self-help group? Second चीज वो पूछ रहा है अपन से, highlight the challenges of that groups. Directly you could have mentioned the challenges faced by self-help groups, and then he himself is asking कि यार मुझे measures बता दो जिससे हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं. सो यू कुड हैव कोटेड द मेजर्स, है ना. और लास्टली एक लाइन इसके कंक्लूजन की लिख देते हैं. अब यू कैन ओपन द हैंडआउट जो मैंने आप लोगों को दिया है, उसमें सब कुछ है. एक करंट से रिलेटेड इकोनॉमिक सर्वे का स्टार्ट नोट कर लो बस. एंड इसमें ना कोशिश करना यार, जितनी भी एक चीजें हैं ना, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, प्रेशर ग्रुप, इनकी तुम्हें जो भी डेफिनेशन पता है ऐड करने की कोशिश करना अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक ने सबकी डेफिनेशन दी हुई है, और जो मैंने डेफिनेशंस लिख के दी हैं आपको, दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम वर्ल्ड बैंक डेफिनेशंस ओनली. ठीक है? आप दोनों ग्रुप्स में हो क्या? नहीं, आप दोनों ग्रुप्स, आप हो उस ग्रुप में? नहीं हो अभी तक भी? हाँ, तो दूसरा का आपका दूसरा ग्रुप भी होगा ना, उसमें भी डाल दो यार. जो नहीं टेलीग्राम नेम प्रथमेश इस पे सेंड कर देना यार, GS_Gill07 पे. ठीक है? ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे 2023 के स्टार्ट्स नोट कर लो टू गिव इट अ बिट ऑफ वो करंट कंटेक्स्ट. और अगर जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें स्टार्ट्स नहीं पूछे गए, है ना, तो
गवर्नेंस वाले क्वेश्चंस में मेरा पर्सनल सजेशन है कि स्टैट्स डायग्राम के जरिए दिखाना, एनजीओ, एसएचजी, प्रेशर ग्रुप्स के, ठीक है। चलो, तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023 टोटल नंबर ऑफ एसएचजीज वी हैव इज 12 मिलियन। तो अपने पास 12 मिलियन एसएचजीज हैं। सेकेंड फिगर इज दैट 88% आर ऑल वुमेन। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट का भी कोई टॉपिक आता है तो उसमें भी यू कैन राइट 88% आर ऑल वुमेन। एंड उसने एक स्टार्ट दिया था कि ऑन 30th जून 2022 on 30th June 2022 8.39 crore rural women, 8.39 crore of rural women have been brought into SHG net, have been brought into SHG net। जो ये डेटा है बहुत जगह चल जाएगा। इसमें ये स्पेशलिटी ये है कि जितनी भी ये 8 पॉइंट समथिंग करोड़ वुमेन है, आउट ऑफ देम 50.4 हैव जीरो लिटरेसी, 50.4% हैव जीरो लिटरेसी और 0 years of education। And out of 8.39 CR, 77% women are married। अब मैरिड का सिग्निफिकेंस क्या है कि आफ्टर मैरिज व्हेन इन रूरल सोसाइटीज दे हैव टू लिव इन अ पेट्रियार्कल शैडो, so these SHG are going to give them financial independent। चलो ठीक है, डन। स्टार्ट सबका ही लिख लो यार, एक बार में हो जाएगा, नहीं वो डॉक्यूमेंट बार बार खोलना पड़ेगा। और एनजीओस के रिलेटेड भी लिख लो एक दो। CSIR की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देयर आर 33 लाख एनजीओस। 2023 का ये भी रिपोर्ट है अपडेटेड। देयर आर 33 लाख एनजीओस। टोटल फंडिंग टू देम accumulatively in 2022, because 2023 का ये स्टार्ट है इकोनॉमिक सर्वे का, टोटल फंडिंग टू देम इज 22,000 करोड़ रुपीस, 22,000 करोड़ रुपीस ये टोटल फंडिंग है उनकी। एंड एक नेगेटिव का स्टार्ट लिख लो। बेसिकली सीबीआई ने इंक्वायरी करी थी एंड सीबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर नेगेटिव आए तो only 10% of the entire NGOs file their annual income, only 10% of them file their annual income। ठीक है, चलो एनजीओस के स्टार्ट हो गए, इसके हो गए। ठीक है, चलिए हैंडआउट खोल लो यार, इसमें एसएचजी वाला। लेट्स सी आंसर। सेल्फ हेल्प ग्रुप इज ऑन पेज नंबर 11। चलो, तो इंट्रोडक्शन तो वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन से यू वुड हैव गिवन। वीकनेसेस लिखी गई हैं इसकी, है ना, हैंडआउट में है। सो दोस वीकनेसेस आर योर चैलेंजेस ऑफ एसएचजीस। देन हाउ यू कैन इंप्रूव, वो आप वे फॉरवर्ड में दे सकते हो मेजर्स, है ना। वो वे फॉरवर्ड वाले सारे मेजर्स आ जाएंगे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एक इसमें केस स्टडी कुदुम्बशरी मॉडल का इनकलकेट कर देना। तो कुदुम्बशरी मॉडल की खासियत क्या है, वो भी मैंने 3-4 पॉइंट लिख दिए। हाँ, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं उसमें, एवरी ईयर दे इलेक्ट एट 3 लेवल्स, तो वो सब एज अ वे फॉरवर्ड आप इनकलकेट कर सकते हो।
या वे फॉरवर्ड में यू कैन राइट डाउन द सजेशंस कि कहां पे हम इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, एंड देन बेस्ट प्रैक्टिस के जरिए कुदुम्बशीरी मॉडल लिख सकते हो। कोई सा रिपोर्ट वगैरह डाल सकते हैं? किसकी रिपोर्ट डालोगे जी? कुछ पीओ को लेके कुछ नीति आयोग में कुछ कहा हो? हाँ, ऐसा डाल सकते हो अगर कोई रिकमेंडेशन हो तो। विजय कुमार कमेटी पुराना हो गया यार, डालना तो डाल सकते हो, पुरानी हो गई है लेकिन वो। चलो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डेवलपमेंट इंडस्ट्री, व्हाट इज डेवलपमेंट इंडस्ट्री? डिस्क्राइब द रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स इन डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ अवर कंट्री विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल्स। चलो क्या पूछना चाह रहा है यार क्वेश्चन ये? हाँ, एक्यूमुलेटिवली सारा जो गवर्नेंस का सिलेबस है उसी का क्वेश्चन है कि जितने भी आपके एनजीओज हो गए, आपके प्रेशर ग्रुप्स हो गए, आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, इन सबका क्यूमुलेटिव एफर्ट क्या करते हैं, इन्हीं को डेवलपमेंट इंडस्ट्री बोलते हैं। सो जो क्वेश्चन है व्हाट इज डेवलपमेंट इंडस्ट्री, अपना सारा गवर्नेंस का सिलेबस बता के यू कुड हैव डिफाइंड इट, दिस इज डेवलपमेंट इंडस्ट्री। कमिंग फॉरवर्ड टू द पॉजिटिव्स ऑफ इट, दो पॉइंट सबके लिख देते हैं कि डेवलपमेंट इंडस्ट्री में इस क्वेश्चन को, है तो ये जनरल बट इसको स्पेसिफिक बना सकते थे विद स्टेक होल्डर बेस्ड अप्रोच। तो पहला स्टेक होल्डर आप लिख देते हैं एनजीओस, 2 पॉइंट डाल देते हैं, है ना। देन यू हैव कुड मेंशन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, देन यू कुड हैव मेंशन 1 और 2 पॉइंट जितने भी आते हैं। फिर अगला स्टेक होल्डर मेंशन कर देते प्रेशर ग्रुप्स, देन यू कुड हैव टोल्ड इट। ठीक है, अब यही अगर ये 15 नंबर का बन जाता तो देन जो आपको पता है कि यार जिस पॉइंट को मैं एक्सपैंड कर सकता हूं, बिकॉज प्रेशर ग्रुप्स आर ऑफ लॉट ऑफ टाइप्स, तो उस पॉइंट को आगे सब पॉइंट्स बना दो, पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स, है ना, एग्रीकल्चर और वाले प्रेशर ग्रुप्स, बिकॉज इनमें आगे डिविजन्स नहीं हो सकती। क्लियर? देन कमिंग फॉरवर्ड, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस टू इट, तो एक एक चैलेंजेस लिख दो कि एनजीओस में ये चैलेंज है, एसएचजीस में ये चैलेंज है, प्रेशर ग्रुप्स में ये चैलेंज है, एंड देन मूविंग फॉरवर्ड लास्टली एंड कर दो उसको। Environment, so I have environment, child rights, women empowerment, political rights. Then in this way, in environment, I have example like Greenpeace, Mahan Forest Area, Earth 5R. Like we have examples in that regard, na? We have, हाँ डेफिनेटली इनका भी एग्जांपल्स लिखना पड़ेगा, बट क्वेश्चन इज ऑन डेवलपमेंट इंडस्ट्री। तो 2 वेज हो सकती हैं, एक तो हम ये बोल रहे हैं कि यार इन डेवलपमेंट इंडस्ट्री ने, जैसे आपने आंसर लिखा है कि इन्होंने काम कहां पे करा है, सो यू हैव मेंशन्ड द एरिया देयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री हैज हेल्प्ड इट। दूसरा स्टेक होल्डर बेस्ड अप्रोच भी हो सकता है। हाँ, एक फॉर्मेट हमारे छपा रहेगा, दोनों फॉर्मेट राइट हैं, बट वहां पे मुझे ये लगता है कि फिर आपको हर एक पॉइंट को लिंक करना पड़ेगा कि इसमें किसने काम करा, याद है ना, बस ठीक है ठीक है ठीक है, इफ यू रिमेम्बर द, ठीक है देन परफेक्ट, ये भी हो सकता है। हाँ 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 ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, रोल ऑफ एनजीओज, examine the potential benefits and challenges of collaboration between NGOs and government agencies in achieving developmental goals and fostering the welfare। क्या पूछना चाह रहा है इसमें? कुछ नहीं, जो एनजीओज के पॉजिटिव हैं वही लिखने हैं बस। वो एनजीओज के पॉजिटिव बिना गवर्नमेंट कोलैबोरेशन के भी वही रहेंगे, अगर एनजीओज गवर्नमेंट के साथ कोलैब कर रहे हैं उनके पॉजिटिव फिर भी वही रहेंगे। ठीक है, एंड देन सिंस इट इज अ 10 मार्कर, तो एक तो हम पॉजिटिव्स लिख देंगे, उसके बाद अगर एनजीओज अपने पॉजिटिव्स के साथ गवर्नमेंट के साथ कोलैब कर रही हैं तो हाउ विल यू एंड दिस क्वेश्चन? वही अपनी अप्रोच, डिमांड बेस्ड डेवलपमेंट, क्योंकि एनजीओज आर ग्राउंडेड, उनको पता है, स्टेक होल्डर बेस्ड अप्रोच आ जाएगी, फीडबैक मैकेनिज्म दे देंगे, हाँ उसी सेंड कर देना क्वेश्चन को। कहां पे? मेरे वाले में बेनिफिट्स ही हैं यार। ठीक है, अगर चैलेंजेस भी है तो वी कैन राइट द नेगेटिव्स आल्सो देन। ठीक है, नेगेटिव्स आपके हैंडआउट में मैंने लिखे हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, चैलेंजेस तो कंपलसरी वे फॉरवर्ड देना ही देना है, यू कैन नॉट एंड देन विद अ कंक्लूजन। यार मार्केट में ये बात चलती है, टॉपर्स तो कई मतलब वे फॉरवर्ड भी नहीं लिखते हैं, दे राइट अ कंक्लूजन।
अगर आपके पास वहां पे वक्त हुआ तो वे फॉरवर्ड लिख के एक लाइन प्यारी सी लिख देना, हेंस इट विल डू दिस, हेंस इट विल। अगर कोई डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, सबका साथ सबका विकास हो गया, हेंस। नहीं तो अगर पॉलिटी का क्वेश्चन है तो मेंटेन टेम्पल डेमोक्रेसी हो गया। हाँ, इकोनॉमी का क्वेश्चन है तो हेंस इट विल हेल्प अस अचीव $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है तो हेंस इट विल हेल्प अस डबल द फार्मर्स इनकम। ऐसा एक एंडिंग लाइन लिख सकते हो। ऐसी चीजें बना के आप भेज दीजिए, मैं क्लिक कर जाया करेंगे। हाँ हाँ, वो बन रहा है, वो कल मिल जाएगा। ठीक है, हाँ ये कल मिल जाएगा, सब सब्जेक्ट्स का मिल जाएगा। कॉमन कॉमन सा रहता है। हाँ हाँ हाँ, मिल जाएगा। इसमें ये पूछ रहा है कि सोशल बेनिफिट चाहिए, हाँ हाँ, कितने बेनिफिट लिखे हैं? तो लिखने जाएंगे तो 7-8 4 तो किसमें, इसमें पोटेंशियल बेनिफिट्स कैसे लिखने हैं? 4 तो लिखे। अगर आपके में क्वेश्चन, जैसे मेरे में तो बेनिफिट्स थे सिर्फ, है ना, तो मैं अगर 10 मार्कर का क्वेश्चन है तो मेरी सारी की सारी बॉडी, लेट्स से माय इंट्रोडक्शन विल बी ऑफ 15%, 10 to 15%, 20 शब्दों का मैं वो लिख देता। उसके बाद जो मेरी बॉडी होती मैं 60% रखता, क्योंकि मुझे सिर्फ बेनिफिट्स पूछे हैं, तो चैलेंजेस या उसके सॉल्यूशंस, अपटिक्स मैं खुद से कोड करता, उसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, फिर ही आंसर बैलेंस बनता। अब आपके में अगर वो है तो 70% को 35-35 में डिवाइड कर लो। दिस मींस अप्रोक्सीमेटली ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 बेनिफिट ही लिख पाओगे, क्योंकि दूसरा पार्ट भी एड्रेस करना है। क्वेश्चन दोनों पूछ रहा है। अगर बेनिफिट्स में ही हम वेट हैवी कर देंगे, चैलेंजेस नहीं लिखेंगे, फिर भी आपकी डिमांड एड्रेस नहीं है। दोनों लिखने आते याद आते बहुत सारा याद आते रहता है, वही होगा ना, दिस जैसे मैंने आपको जो नोट्स दिए उनमें जो पॉइंट्स हैं वो सारे मैंने प्रायोरिटी वाइज ही लिखे हैं कि पहले प्रायोरिटी कौन सी होनी चाहिए। तो वहां पे जब रिवाइज करोगे और सिर्फ यही क्लिक कर गया कि यार बेनिफिट्स पूछे हैं तो एनजीओ के पॉजिटिव्स लिखने हैं, ये पढ़े थे, तो जो टॉप मोस्ट से याद आएगा वो लिख देना। ठीक है, जनरली ये 10 मार्क्स के हैं और इसमें दोनों चीज पूछ रहा है। हाँ हाँ, दोनों मिला करके मान लीजिए 6-7 पॉइंट लिखने हैं, दोनों मिला करके 8 पॉइंट लिखने हैं, 10 हाँ 10 पॉइंट लिखने दोनों के, हाँ दोनों को 5-5। 5-5 बैलेंस होना चाहिए आंसर, क्योंकि दोनों चीजें डिमांड है। Sir, this question how to introduce collaboration between NGOs and government, they asked. So while introducing, do we need to say the relation between NGO and government in society or development? हाँ, बेसिकली आप इसको ऐसा इंट्रोड्यूस कर सकते हो, एनजीओस के बारे में यू कैन डिफाइन देम, ठीक है, एंड देन यू कैन रिलेट इट कि भाई एनजीओ अलोंग विद द गवर्नमेंट हैज लेड टू एडवांसमेंट इन द डेवलपमेंट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, फुल स्टॉप। उसको डेवलपमेंट इंडस्ट्री से लिंक कर दो, क्योंकि ब्रॉड टॉपिक ये वहां का है, बट स्टार्ट विद एनजीओस। System of governance, whereas role of NGO is to provide accountability to the government. तो इस तरह से करके किया सर, उसका कोलैबोरेशन बिटवीन देम कर सकते हो, ठीक है, कि वो गवर्नेंस प्रोवाइड करना चाहता है, एनजीओ अकाउंटेबिलिटी रख सकते हो, ठीक है, बट ट्राई यार कि गवर्नेंस के क्वेश्चन एंड एथिक्स के क्वेश्चन शुड स्टार्ट विद द डेफिनेशन, एंड दैट डेफिनेशन शुड बी स्कॉलरली। जैसे यहाँ पे यहाँ तो यूएनडीपी कोट कर देना, नीति आयोग या वर्ल्ड बैंक, तीनों में से एक का तो नाम चिपका के आना, सबने डिफाइन करे हुए हैं सब कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। एंड इफ इट इज एथिक्स, तो एथिक्स में स्कॉलरली डेफिनेशन, स्कॉलर का नाम मेंशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एटीट्यूड है तो अकॉर्डिंग टू एडनिक एट मेल आपको पता होना चाहिए ये, हाँ, नहीं तो बहुत सिंपल हो जाएगा। और बॉडी कोशिश करना जितनी सिंपलिस्टिक हो सके। Introduction, a scholarly definition along with a bureaucratic example and a diagram, ये ethics का introduction है, होना ही चाहिए। डायग्राम उसने पूछा है नहीं पूछा है, हम बना के आएंगे। एग्जाम्पल उसने इंट्रोडक्शन में पूछा है नहीं पूछा है, हम बना के आएंगे। एंड वाई, बिकॉज एक टॉपिक मान लो एटीट्यूड है, उसके बहुत डायमेंशंस हो सकते हैं। वो सॉरी टू इंटरप्ट यू, एनजीओ का कोई भी, जैसे किसी ने भी जैसे कोई बैंक हो गया, किसी ने उधर से भी इसको स्टार्ट कर दिया एनजीओ के बारे में उसने ये बोला है, बैंक ने एनजीओ के बारे, एग्जांपल कोई भी जैसे हमारे आरबीआई ने कुछ एनजीओ पे कोई रिपोर्ट दी हो तो उससे भी शुरू कर दो। नहीं यार, वो नहीं, इस क्वेश्चन को इकोनॉमिक सेंस दे देगा, वो इस क्वेश्चन को इकोनॉमिक सेंस दे देगा। इधर भी तो फिर वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन करा है, तो ये इकोनॉमिक्स नहीं हो गया। वो वर्ल्ड बैंक मेरी, अच्छा ठीक है, लेट्स से वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक एजेंसी है, बट वर्ल्ड बैंक ने जो एनजीओस को डिफाइन करा है, हम वो डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। अब आरबीआई ने अगर एनजीओ को डिफाइन करा है तो तुम वो दे दो, आरबीआई की रिपोर्ट नहीं देनी।
समझ रहे हो? देयर इज अ डिफरेंस. आरबीआई ने एनजीओस के रिलेटेड कोई रिपोर्ट दी है तो दैट विल डेफिनेटली बी इन द इकोनॉमिक रियल्म, और हम यहाँ पे एनजीओस को इकोनॉमिक रियल्म में देख रहे हैं, बट वी हैव टू क्यूमुलेटिवली सी इट इन द पार्ट ऑफ गवर्नेंस. ठीक है. चलो, चैलेंजेस क्या आ सकते हैं इसके? हाँ, एक तो कॉन्फ्लिक्टिव प्रिंसिपल्स होगा. नहीं यार, कॉन्फ्लिक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं, दोनों एक ही में काम करते हैं, वो तो हम बोलते हैं. हाँ, वंडरफुल. पहला पॉइंट नेक्सस का आ जाएगा, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एनजीओज आ जाएगा दूसरा पॉइंट. तीसरा पॉइंट ये आ जाएगा, हाँ, रेड टेपिज्म आ सकता है. ठीक है. चौथा पॉइंट, एनजीओस के ऊपर इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट. हाँ ठीक है, वो भी आ सकता है. जनरल पॉइंट्स हो गए. इसको बेसिकली ट्राई टू फोकस ऐसे करना कि अगर गवर्नमेंट और एनजीओस का नेक्सस कल को बन जाता है ना, बट एनजीओस के अपने कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर फंडिंग मैकेनिज्म. क्या क्रिटिसिज्म है? जैसे एनजीओस जो भी बाहर से फंड्स लेके आ पाती हैं, वो सिर्फ एसबीआई की ब्रांच है जो दिल्ली में, वहीं पे आ सकता है. अब ऑल एनजीओस आर नॉट अवेलेबल इन दिल्ली, है ना. सो अगर गवर्नमेंट नेक्सस बन गया, बिकॉज गवर्नमेंट ऑपरेट्स एट अ ह्यूज लेवल, तो एक केरला की एनजीओ के पास जब फंड्स ही नहीं होंगे, सो दैट कैन लीड टू अ प्रॉब्लम इन द मैकेनिज्म ऑफ डिलीवरी. हाँ, फंडिंग में क्रिएट डाइवर्जेंसेस. पहला पॉइंट. हाँ, वेरी गुड. ठीक है. गवर्नेंस टॉपिक्स का डायमेंशंस होता है एंड सोसाइटी डायमेंशंस, आई मीन सोसाइटी एंगल, लाइक एरिया वाइज. अदर देन दैट एरिया गवर्नेंस के क्वेश्चन में सोसाइटी वाला डायमेंशन नहीं बनेगा. सोसाइटी का डायमेंशन अगर बनाओगे, फिर आपको सोसाइटी वाली जो अप्रोच चलती है ना, वैसे चलती है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल. गवर्नेंस में वो नहीं बनेगा. गवर्नेंस में वो मॉडल बनेगा जो मैंने आपको कल लिखवाया था चार्ट बना के. हाँ, बिकॉज गवर्नेंस इज ऑलवेज देयर विद सर्विस डिलीवरी. सर्विस डिलीवरी जब भी कोई भी गवर्नमेंट करेगी, दैट विल बी डन विद बाय ब्रिंगिंग सम प्रोग्राम्स और स्कीम्स. और प्रोग्राम्स और स्कीम्स में कोई भी चीज है चाहे, है ना, वो एक स्टेक होल्डर बेस्ड अप्रोच से आनी चाहिए. प्रॉपरली जो लोग चाहते हैं वैसे ही इंप्लीमेंट होने चाहिए, बिकॉज वी आर डेमोक्रेसी. इंप्लीमेंट होने के बाद सरकार को उनसे फीडबैक लेना चाहिए. फीडबैक लेके जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो देना चाहिए. और फीडबैक से थर्ड हमारे पास ये आएगा कि नेक्स्ट टाइम जब वो पॉलिसी बन रही होगी, गवर्नमेंट विल बी इनकलकेटिंग द रेक्टिफिकेशंस. तो गवर्नेंस के में कोई भी चीज करनी हो तो ये अप्रोच होती है. अब सिंस लोग, गवर्नेंस का लॉजिक क्या है, सिलेबस का ब्रेकअप क्या है, सिंस लोग अपने आप, लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है इसको करने की, हेंस समाज में जरूरत आ गई डेवलपमेंट इंडस्ट्री की. एंड दैट डेवलपमेंट इंडस्ट्री इज हेल्पिंग टू फुलफिल दैट लूप ओनली, whether it be NGO, whether it be self-help group, whether it be pressure groups of different scenarios. अगर किसी को इतना लॉजिक पता है तो आपका कोई भी आंसर गवर्नेंस का बन जाएगा. तो आइडली गवर्नेंस में लूप होना चाहिए. पीपल आर नॉट वेल अवेयर. उस अवेयरनेस का फायदा गवर्नमेंट उठाती है. उसी वैक्यूम को फुलफिल करने के लिए डेवलपमेंट इंडस्ट्री आई है, और हर एक डेवलपमेंट इंडस्ट्री का सेपरेट अपना रोल है. ठीक है. Changing of stakeholder-based approach to top-to-bottom approach. Changing of stakeholder-based approach to top-to-bottom approach. क्योंकि सर नीचे से तो कोई भी मतलब फीडबैक जा नहीं रहा, तो ऊपर से ही जो भी होगा वो पॉलिसी बना के भेज देंगे. एनजीओज एंड गवर्नेंस में नहीं, यही तो लॉजिक है. इफ एनजीओज आर गोइंग टू कोलैब विद द गवर्नमेंट, व्हाई डज गवर्नमेंट वांट टू कोलैब? सर अगर नेक्सस हो गया, हाँ, अगर नेक्सस, ठीक, चैलेंजेस में लिख सकते हो. क्रोनिक कैपिटलिज्म लिख सकते हैं सर. किसमें? कोलैबोरेशन कर लेता है और हाँ, क्रोनी कैपिटलिज्म लिख सकते हो. एनजीओज आर आल्सो क्रिटिसाइज्ड एज वन ऑफ द वे द कैपिटलिस्ट्स यूज्ड टू हाइड और यूटिलाइज देयर ब्लैक मनी. वो भी लिख सकते हो. इट कैन लीड टू क्रोनी कैपिटलिज्म. सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो करते हैं प्रोजेक्ट्स का, वहां पे मैनिपुलेशन के लिए एनजीओ यूज किया जाता है. हाँ, वो भी लिख सकते हो. एंड लास्टली आप सीबीआई की रिपोर्ट जो मैंने अभी लिखवाई है आपको, कि एनजीओज के पास जितना पैसा आता है, एनजीओज बेसिकली आर ट्राइंग टू अपहोल्ड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, but according to a CBI report, NGOs themselves are not filing their annual statements. Only 10% are filing. So that will become another challenge. तो ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हो.
चलो नेक्स्ट, रोल ऑफ वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस में क्वेश्चन पूछा है. एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑपरेटिव्स इन रूरल डेवलपमेंट. Provide examples of successful cooperative models that have led to socio-economic transformation in the rural areas. ठीक है, आ जाओ cooperatives पे. यार इसमें ना मैंने आज एक टॉपिक डाला गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट्स का. तो कल जो गवर्नमेंट पॉलिसी था ना, सिंस इस बार इलेक्शंस का टाइम था तो ये टॉपिक बहुत चला था, बट इतना मार्केट में वायरल नहीं हो रहा है. तो इस टॉपिक पे थोड़ा खास ध्यान देना, गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट्स कि क्या गवर्नमेंट को करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, फंड्स कहां से आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड कहां पे. ये 3 एस्पेक्ट्स मैंने डाले हैं, वो कर लीजिएगा. चलो, सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑपरेटिव्स. तो हैंडआउट पे आ जाओ, ओपन योर हैंडआउट्स. कोऑपरेटिव्स मैंने इन डिटेल ही दे दिया है सारा, इट इज गिवन. ठीक है, सो यू कैन स्टार्ट दिस आंसर बाय गिविंग द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज कोऑपरेटिव्स. एंड अगर यू नो दैट 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है तो उससे भी शुरू कर सकते हो. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट कोऑपरेटिव इज दिस दिस दिस. सेकंड थिंग उसने हमें पूछा है कि कोऑपरेटिव्स ने रूरल डेवलपमेंट में मदद कैसे करी है. सो 3 पॉपुलर एग्जांपल्स आई हैव रिटन हियर, एक अमूल का, एक नाफेड का, एंड थर्ड इज इफको. उसके बाद जब आपके नीचे पॉइंट्स आते हैं, सो देयर इज वन मोर एग्जांपल यू कैन कोट व्हिच इज फेमस, लिज्जत पापड़. हाँ, बशीरी महिला गृह उद्योग. सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स. ठीक है, फिर उसने क्या पूछा है आगे. हाँ, शुगर इंडस्ट्री ऑफ, हाँ वो भी लिख सकते हो. शुगर इंडस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र, क्या नाम है उसका कोऑपरेटिव का उनका, माहिको. Mahiko is MAHYCO. Mahiko is the name of that cooperative. हाँ, रूरल कोऑपरेटिव्स बैंक का, लेकिन हाँ आरसीबीज का, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स का. ठीक है, 5 एग्जांपल्स आर मोर देन सफिशिएंट. हाउ विल यू एंड दिस आंसर. उसने कुछ नहीं और पूछा है, बस सिग्निफिकेंस पूछी है एग्जांपल्स के साथ. हाँ, you have to quote the challenges, but limited challenges, but still there lies some certain challenges. And lastly, what you can quote is a way forward for it. हाँ जी, हाँ जी. Intro and main body goes for 70% of the question. True. And if you write 3 challenges, again we have to write way forward for other 3 points. So वे फॉरवर्ड, हाँ ठीक है, चलो 3 पॉइंट्स का मान लिया. नहीं नहीं, देखो, हाँ हाँ, I'll justify this. Let's say that, let's move on a presumption कि हमने इंट्रोड्यूस कर दिया XYZ are cooperatives. ठीक है, then we are telling that with the examples कहाँ they have improved in the rural areas. Right, let's say we write at max 5 examples, because यहाँ पे आप एक मॉडल लिखोगे, उस मॉडल के बारे में बताओगे भी कि what it this model has done. 3, 4 and 5, 5 पॉइंट मान लीजिए अपने आ गए, या 4 इधर आ गए, 5th पॉइंट अपना इधर आ गया. अब हाउ विल यू एंड दिस क्वेश्चन. सर इसमें explain the significance of cooperatives in rural. हाँ, यही पूछा है. एंड गिव अस एग्जांपल्स टू जस्टिफाई इट. सिग्निफिकेंस बताना है क्या रहा है रूरल में, एंड गिव अस एग्जांपल्स. any challenges, but I write way forward, it mentioning improvement, what are suggestions, without mentioning challenges. सर ये भी हो सकता यार अगर ना दिस विल बी लाइक, मान लीजिए मैं यहाँ पे वे फॉरवर्ड लिख रहा हूँ, यहाँ पे आई एम टेलिंग दैट दिस थिंग इज पॉजिटिव, है ना. एंड पॉजिटिव लिखने के बाद आई एम नॉट मेंशनिंग 1 or 2 पॉइंट्स अबाउट द नेगेटिव्स ऑफ इट, एंड आई एम डायरेक्टली गिविंग द सॉल्यूशंस. तो वो सॉल्यूशंस बहुत अब्रप्ट लिखेंगे, सॉल्यूशंस अब्रप्ट लिखेंगे. वन वे कैन बी कि आप चैलेंजेस के लिए अगर पॉइंट्स नहीं भी लिखने तो आप एक कनेक्टर डाल दो. बट डिस्पाइट ऑफ देम देयर लाइज वेरियस चैलेंजेस. उन चैलेंजेस को पॉइंट वाइज मत लिखो, उनकी 2 लाइनें ही लिख दो फिर.
कि देयर लाइज सम चैलेंजेस, मतलब 2 या 3 लाइन 3 का एक पर्टिकुलर पॉइंट हो जाए कि देयर लाइज सर्टेन चैलेंजेस, तो हेंस फिर वे फॉरवर्ड को अच्छे से लिख दीजिएगा। अगर ये चीज नहीं भी करनी है सो डायरेक्टली फिर एक कंक्लूसिव लाइन लिख दो, फिर वे फॉरवर्ड मत लिखो, क्योंकि वे फॉरवर्ड तो तभी आएगा ना जब हम किसी बात का चैलेंज दिखा रहे हैं, फिर आप कंक्लूजन लिख दो कि हेंस कोऑपरेटिव्स आर डूइंग ग्रेट, कोई भी स्टार्ट कोट कर दो। हाँ डेफिनेटली दे विल राइट, वो ऑप्टिमिज्म शो करते हैं। Voluntary formation also known as functioning and democratic control. हाँ ये भी ये कोट कर सकते हो। एसएचजीज के वे फॉरवर्ड में हाँ ठीक है। So this is question में हम्म। examples were to be written. मैंने इसको जैसे इंटरप्रेट किया। आपने क्या करा होगा, पहले सिग्निफिकेंस लिख दिया उसके 5 पॉइंट, उसके बाद उसके एग्जांपल्स लिख दिए एंड फिर उसको कंक्लूजन सेंड कर दिया। हाँ वो भी ठीक है। तो 2-3 वर्ड में मतलब स्मॉल में चैलेंजेस दिए तो हाँ। लास्ट में एक लाइन में conclusion। चैलेंजेस के बाद कंक्लूड कर दिया, चैलेंज के बाद कंक्लूड नहीं करते यार। चैलेंजेस अगर आपने लिख ही दिए हैं थोड़े बहुत 1-2 लाइन में, तो फिर तो वे फॉरवर्ड लिख के ही आओ, उसका सोल्यूशन तो एक आधा दो। अच्छा एक और बात ध्यान में रखना है इसको, मान लो आपने चैलेंजेस लिख दिए, लिखते लिखते अभी जगह भर गई है, नहीं पता चला, वहां पे ऐसी सिचुएशंस आएंगी कई क्वेश्चंस में। अब आपके पास लाइन बची है एक, आप बोल रहे हो वे फॉरवर्ड कैसे लिखूंगा मैं, है ना? तो सिंपल, हेंस द गवर्नमेंट शुड ट्राई टू अचीव ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस। एक वे फॉरवर्ड ही है वो, कंक्लूसिव स्टेटमेंट इन अ वे फॉरवर्ड। ठीक है, तो उनको ऐसा कुछ कर लेना, क्योंकि ये नौबत आएगी इन सम क्वेश्चन जहां पे तुम लोगों को ज्यादा आता होगा, यू पीपल विल आल्सो गेट एक्साइटेड, तो लिखोगे हो जाती है यार, नॉर्मल है। हाँ इसको 7 मिनट में लिखने हैं। हाँ हाँ मैंने लिखा 10 मिनट में। नहीं, अगर मैं जितना यहां से देख पा रहा हूं, आपने 10 मिनट में भी 150 शब्द ही लिखे हैं यार, चाहे काउंट कर लेना, 160 से ज्यादा शब्द नहीं बनेंगे। फ्लो ऑफ थॉट्स प्रॉपर्ली नहीं आ रहे। हाँ ये बात हो सकती है, क्योंकि जगह भी बहुत बची है यार, अभी उधर नीचे जगह बची है, जितनी जगह उधर आपको ऑक्यूपाई करनी थी आपने उधर कर लिया, अब आपके दिमाग में गया होगा यार मेरी तो, हाँ आपका वहां पे दिमाग ये काम कर रहा होगा कि यार मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, हेडिंग यहां से लिख के उधर कैसे शुरू करूंगा, सो यू लेफ्ट दैट पेज। कोई बात नहीं, कर दो वो। हाँ इधर हेडिंग लिखो, क्योंकि अगर आप हेडिंग इधर लिख के वो शुरू कर रहे हो वहां से, वो आपके मन को सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा। आपके मन को यही सेटिस्फैक्शन था ना कि यार हेडिंग में मेरे पास एक लाइन इधर बची है, यहाँ पे तो सिर्फ हेडिंग ही आएगी, पॉइंट मुझे उधर से शुरू करने, तो इतनी जगह छोड़ के मैं इधर कर लेता हूँ, वो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, बट एग्जामिनर को वो चीज क्या दिखा रही है कि इसने पेज भरने की कोशिश करी है। क्यों? क्योंकि लास्ट में आके आपने वो कर दिया, हाँ स्क्वीज इन कर दिया। चलो then let's move to next, role of NGOs turned into being a partner, being a regulator, government relationship। अच्छा ठीक है, तो बेसिकली दिस क्वेश्चन का डिसाइफरमेंट है, वो ये बोल रहा है गवर्नमेंट प्लस एनजीओ अर्लियर यूज्ड टू बी कोलैबोरेटर्स, अपने आप में कोलैबोरेट करते थे, जो क्वेश्चन हम पहले देख के आए हैं, ठीक है। बट इट हैज सेड दैट जब से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट आया है, तब से गवर्नमेंट एंड एनजीओ का रिलेशन बन गया है रेगुलेटर का। इस स्टेटमेंट को हमें एग्जामिन करना है, एग्जामिन ही लिखा, क्या लिखा है, क्रिटिकली एनालाइज करना है। चलो अब अगर ऐसी चीज पूछी गई है, व्हाट इज द डिसाइफरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, क्या पूछना चाह रहा है हमसे? एनजीओ गवर्नमेंट का कोलैबोरेशन बता दो। सबसे पहले पहले why need for regulation? सिंपल सीधा क्वेश्चन है यार, एफसीआरए के क्रिटिकली एनालाइजेशन का, कि एफसीआरए आने के बाद, राइट, एफसीआरए आने के बाद स्टिल कैसे गवर्नमेंट एंड एनजीओस विल कोलैबोरेट इन अ बेटर मैनर, कि जो एनजीओस में फंडिंग का ही प्रॉब्लम आ रहा था मेन, इसी वजह से वी सेड दैट जो हमने पिछले क्वेश्चन का क्रिटिसिज्म करा था, उस क्रिटिसिज्म की इंप्रूवमेंट विल बी ब्रॉट बाय एफसीआरए। बट अलोंग विद दैट एफसीआरए का नेगेटिव क्या है कि इफ गवर्नमेंट इज नाउ बिकमिंग अ रेगुलेटर,
तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। कौन सी? पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द एनजीओस। गवर्नमेंट विल बी बेटर एबल टू कंट्रोल इट, है ना। गवर्नमेंट की ही ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी उसने मेंटेन करनी थी, गवर्नमेंट के हाथ में हमने सब कुछ दे दिया। सो ऑल दीज विल बी नेगेटिव्स। टारगेटिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब एनजीओ में जैसे फंडिंग का सर पूरी उस पॉइंट को हाँ 19 से रिलेटेड 91C में ऑर्गेनाइजेशन बना होता है। हाँ, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स। हाँ उसी से रिलेटेड सर, तो वो भी कार हो जाएगा सर, क्योंकि फंडिंग नहीं तो फिर ऑर्गेनाइजेशन वर्क कैसे करेगा, हैंडल करेगा, तो ये सारी लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं, हाँ वही लॉजिक है। वी आर नॉट स्टॉपिंग द फंडिंग। हमने उनको ये बोला है कि एसबीआई की पर्टिकुलर बैंक ब्रांच है, आप यहाँ पे अपने फंड्स मंगवा के देन यू गेट टू ट्रांसफर इट। वी हैव नॉट कर्ब्ड द फंडिंग। कर्ब हमने यहाँ पे करा है इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर। हाँ 20%। वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए किसी का एनजीओ है, सो लेट्स से यू आर रिसीविंग 100 CR फ्रॉम फॉरेन कंट्री। अब आप उसमें से 100 CR में से यू कैन नॉट से दैट कि 100 CR का 50 करोड़ तो मैंने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी में ही दे दिया। बिकॉज एनजीओस व्हाट दे वर डूइंग इज वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर 80-90 CR दिखा देते थे, कितना तो हमारा काम करने में ही आ गया, 10 करोड़ का हमने काम करा है। एंड दैट 90 करोड़ वाज बीइंग मिसयूटिलाइज्ड इन इंडिया इन मनी लॉन्ड्रिंग, इन ब्लैक मनी, स्पॉन्सरिंग टेरर एक्टिविटीज। सो वो हमने कैप कर दिया 20% के ऊपर। तो आइडली होना भी नहीं चाहिए। किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी काम कर रही है, 20% से ज्यादा का आप उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है, कंपनी इज बाउंड टू फेल। तो वो लॉजिकल है वो चीज। सर इसका स्ट्रक्चर हाँ, इसका स्ट्रक्चर वी आर डिस्कसिंग। Again, you could have started with writing the definition of NGOs, linking it with government, and वही पुराने वाला definition आ जाता। Second thing, to make it specific, you could have introduced with FCRA. FCRA से introduce कर देते, वो वाला भी चल जाता, FCRA भी चल जाता। Now, सबसे पहले एक डायग्राम बना देते, since it is not a direct demand of the question, कि significance है क्या of government and NGO collaboration। ठीक है, significance में कौन से पॉइंट आने थे? वही नहीं, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पार्टिसिपेशन, वही गवर्नमेंट का गवर्नेंस का मेन थीम। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फीडबैक, ग्रीवेंस रिट्रेसल। नाउ एफसीआरए के आने के बाद नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ गवर्नेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड एनजीओ। सो दीज विल बी व्हाट? नेगेटिव्स ऑफ एफसीआरए ओनली जो रहेंगे। Then we could have moved on FCRA। नहीं, यहां पे you have to write positive, पहले positive लिखो। Then FCRA के आने के बाद negative impacts क्या रहेंगे? There will be the challenges of it, and then finally a way forward to this question. Yes, this has to be the structure. Sir, if you miss that significant point in the starting, हाँ? remember that we should have to maintain. नहीं, अब क्या करेंगे फिर रह गया। मेरे को एकदम से लगा 2 का 10 मार्क्स का है, 15 का था। हाँ, वो 15 का था। कंक्लूड किया वो छोड़ के, अब मुझे लगा I understand। तो क्या करें? तो एक काम कर सकते हो, फिर यू हैव टू समहाउ ट्वीक कि देखो, अगर तो इसमें आपके पॉइंट्स भर गए तो हमें लगा 2.5 पन्ने भर गए, फिर तो रहने दो। अगर लगा कि यार अभी तक यहाँ पे आ गए हैं और ये पेज भर दिया, ये पेज अभी यहीं तक भरा है, हाँ, सो देन यू कैन राइट, एक कनेक्टर बनाओ प्यारा सा कि एनजीओ एंड गवर्नमेंट कोलैबोरेशन विल हेल्प अस टू अचीव द फॉलोइंग थिंग्स, एग्जांपल दिस, hence to achieve this government should do this, वो वे फॉरवर्ड में लिख दो, फिर ऐसा कनेक्टर बना दो। बट वहां पे डायग्राम मत ड्रॉ करना, फिर वो अब्रप्ट लगेगा नहीं तो। या जैसे हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया, यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया, तो इस क्वेश्चन को किसी और डायमेंशन में ले जाओ, ये बताते हुए कि भाई पॉजिटिव हैं इसके, नेगेटिव भी हैं, बट नेगेटिव के बाद मोल्ड इट लाइक कि ये दोनों चीजों का कोलैबोरेशन एक बहुत अच्छी सिग्निफिकेंस होल्ड करता है, एंड दिस इज द सिग्निफिकेंस। उस सिग्निफिकेंस को हम अचीव करने के लिए ये वाले सॉल्यूशंस ले आओ, ऐसा लिख लो। सर मैंने इसे किया है, इसको इंट्रोड्यूस किया है वो सिग्मे वाले रिपोर्ट से। उसके बाद लिखा है कि रोल ऑफ गवर्नमेंट इन रिलेशन विद एनजीओ एज ए पार्टनर। तो उसको 4 पॉइंट्स लिखो उसमें। ठीक है, फिर लिखा कि प्रोविजंस ऑफ एफसीआरए का क्या है, फिर लिखा कि हाउ इट हैज मेड गवर्नमेंट ए रेगुलेटर, फिर और फिर हमने लिखा वे फॉरवर्ड क्या है।
फिर वो एस्पेक्ट मिस रह गया कि वो कंट्रीब्यूटर कैसे थे पहले। शुरुआत में तो एज ए पार्टनर जो है गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट एज ए पार्टनर वर्क करता है, उसको मैंने शुरुआत में 4 पॉइंट डिस्क्राइब किए। ठीक है। फिर मैंने लिखा कि एफसीआई प्रोविजंस क्या है, एंड फिर लिखा कि ये प्रोविजंस गवर्नमेंट को रेगुलेटरी कैसे बनाना है। चल जाएगा काम यार, मतलब काम चलने वाला है, कोई गलत नहीं बोल सकता इसको, पर एक वो वाव फैक्टर नहीं आ रहा इसमें। चलो एक ना अपना एफसीआरए के नहीं है आपके उसमें, तो एफसीआरए के थोड़ी क्रिटिकल एनालिसिस लिख लो। तो एफसीआरए का डेटा पहले तो ये है कि प्रेजेंटली एमएचए हैज रजिस्टर्ड 3217 एनजीओज अंडर इट, 3217 एनजीओज अंडर इट, 3217, 3217, हाँ दैट्स इट, ओनली इतनी ही बस। मतलब 2014 से लेके 2022 तक इतनी ही फ्रेश रजिस्ट्रेशंस हैं, and these NGOs do not even constitute 1% of the entire NGOs in India. 1% of the entire NGOs in India. हाँ जी, 3217 नाउ हो गया तो हाँ, जो 2014 से 1 अक्टूबर 2023 तक का ये डेटा, 1 अक्टूबर 2023 तक। चलो नाउ सबसे पहले नीड ऑफ एफसीआरए, पॉजिटिव्स क्या उसके, तो जल्दी जल्दी एक एक कीवर्ड लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट। पॉलिटिकल लेवल के ऊपर स्टेट फंड्स सॉरी एनजीओ फंड्स कैन बी यूज्ड टू क्रिएट, एनजीओ फंड्स कैन बी यूज्ड टू क्रिएट डिसहार्मनी एंड नेफेरियस एक्टिविटीज। एग्जाम्पल लिख लो, देयर इज दिस एनजीओ कॉल्ड एज चैरिटी अलायंस, नेफेरियस एक्टिविटीज, देयर इज एनजीओ कॉल्ड एज चैरिटी अलायंस। तो अभी अभी रिसेंटली एनआईए हैज रेडेड इट एंड इसकी रेड में पता लगा कि इट वाज फंडिंग कश्मीर मिलिटेंसी, चैरिटी अलायंस एंड कश्मीर मिलिटेंसी, ये रट लेना फैक्ट। पीएफआई के भी तो काफी सारे, हाँ वो भी कोट कर सकते हो। ठीक है, इकोनॉमिक में यू कैन राइट ब्लैक मनी / मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी एंड मनी लॉन्ड्रिंग एज सच टिल डेट वी हैव नॉट फाउंड एनी, सिर्फ एलिगेशंस ही लगे हैं, कोई एनजीओ के खिलाफ प्रूफ तो हुआ नहीं है। तो इसको आप अगर जस्टिफाई करना है तो यू कैन राइट दैट कि भाई ब्लैक मनी एंड मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो हमारे पास एक्ट है दैट इज फेमा, सो एफसीआरए वाज हेल्पिंग द एनजीओस टू बाईपास द फेमा एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर आपको परमिशन के साथ लाना पड़ता है पैसा, बट एनजीओस वर ब्रिंगिंग, तो हेंस एफसीआरए से पहले they were bypassing the FEMA. Then you can write social. हाँ उसकी भी बात करते हैं, I'm telling you general points जी, उसकी भी बात करते हैं। अमेंडमेंट में ना उन्होंने कुछ खास बदलाव करे नहीं है, उन्होंने ये बोला है कि एक तो ये प्रोविजन आई है कि रजिस्ट्रेशन के कितने टाइम बाद आप फंड्स रिसीव करना शुरू कर सकते हो, कि मान लो ऐसा नहीं है आपने आज एनजीओ अपनी रजिस्टर कराई, उसके बाद कल आपने एमएचए के साथ कराया और परसों से आपको फंड्स लेना अलाउ कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, कुछ 1.5-2 महीने का टाइम गैप रखा है। दूसरा उन्होंने ये भी बोला है कि भाई मान लो अगर आपको एमएचए ने लेट से एक्स अमाउंट का परमिशन दे दिया, कितना आप रिसीव कर सकते हो, आप उससे 10 लाख ज्यादा की अगर आपके पास अमाउंट आ रही है, नो नीड टू इन्फॉर्म द एमएचए, आप रिसीव कर सकते हो। तीसरा प्रोविजन उन्होंने ये बोला है कि once your license is revoked under this, it will never be renewed। तो ये 3 बस मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ इतना खास चेंज मेजर करा नहीं है। अच्छा, रिलीजियस में सबसे पहले यू कैन राइट रिलीजियस अप्रोप्रिएशन, रिलीजियस अप्रोप्रिएशन
सोशल में सबसे पहला रिलीजियस में रिलीजियस अप्रोप्रिएशंस। 2017 की बहुत फेमस एग्जांपल है, देयर वाज एन एनजीओ कॉल्ड एज कंपैशन इंटरनेशनल। कंपैशन, so it was receiving funds from the western nations and it was being used to convert Indians to Christianity. Kerala also, Punjab also, दोनों, Kerala and Punjab, same NGO was operating, Compassion International. सेकेंड लिख लो, इट अफेक्ट सोशल वेलफेयर, affect social welfare. Example, in the name of NGOs, people run Ponzi schemes. People run Ponzi schemes. वो लॉटरी वाला इसमें तो नहीं है, कौन से वाला? लॉटरी वगैरह जो करते हैं लिख सकते हो वो भी, बट Ponzi is like, लॉटरी को तो लीगल कर रखा है जैसे केरला में। हाँ लीगल तो कर रखा है, बट ऐसा नहीं है कि आप लॉटरी से लूटोगे लोगों को, दैट इज लीगल। अब नेगेटिव्स लिख लो, होगा क्या इससे? नंबर 1, इट विल इंपीड देयर एक्टिविटी, it will impede their activity, it will impede their activity, hyphen bureaucratic red tapeism, bureaucratic red tapeism। अगला पॉइंट आ जाएगा जोग्राफिकल इशू, जोग्राफिकल इशू वही दिल्ली वाला कि एक ही ब्रांच में फंड्स लेने के लिए आना होगा। एंड इसका स्टैट भी लिख लो यहाँ पे, 93% ऑफ द एनजीओज आर बेस्ड आउटसाइड दिल्ली, 93% of the NGOs are based outside Delhi. Then third, you can write on operating restrictions. Operating restrictions में वही पॉइंट कोट कर सकते हो कि 20% से ज्यादा का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर आप खर्च नहीं कर सकते, ऑपरेटिंग रिस्ट्रिक्शंस। देन लास्टली रिड्यूस्ड फंडिंग, रिड्यूस्ड फंडिंग। तो ये एमएचए का खुद का रिपोर्ट ही है, एमएचए वाज बेसिकली बोस्टिंग दिस थिंग कि जब से हमने एफसीआरए इंट्रोड्यूस करा है सो फंडिंग में 40% का गिरावट आ गया। दिस मींस दैट वाज नॉट बीइंग यूज्ड इन गुड चैनल्स, बट ये नेगेटिव भी हो गया। एनजीओज ऑन द सेम हैंड आर हैविंग लेस फंड्स एट देयर डिस्पोजल, तो रिड्यूस्ड फंडिंग। इफेक्ट सोशल वेलफेयर का बता दीजिए। इफेक्ट सोशल वेलफेयर का? कौन सा सोशल वेलफेयर? किसकी बात कर रहे हो आप? नीड ऑफ एफसीआरए क्या? अच्छा, अब तो यार हम उसके नेगेटिव्स कर रहे हैं। चलो बेनिफिट्स, बेनिफिशियरीज के एस्पेक्ट में ऊपर वाले विद रिस्पेक्ट टू एनजीओस, एफसीआरए आने से बेनिफिशियरीज के ऊपर क्या प्रॉब्लम होगी? ठीक है, तो बेनिफिशियरीज के लिए इफ एनजीओस आर हैविंग लेस फंड्स एट डिस्पोजल, एनजीओस के पास ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस नहीं है, so number 1, it will impede the humanitarian aid, it will impede the humanitarian aid। एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे एफसीआरए आने से जो खालसा एड है, खालसा एड करके ऑर्गेनाइजेशन है एक, जब फ्लड्स वगैरह आते हैं तो दे गो ऑन टू सर्व ऑन लंगर्स एंड ऑल, उसकी अपना फंडिंग में बहुत कमी आई है, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द फंडिंग वाज फ्रॉम कैलकाटा, ओ कनाडा कैलकाटा बोल रहा हूं। चलो आगे, सेकेंड यू कैन राइट दिस विल इंपीड वेलफेयर, ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं मिलेगा, इंपीड वेलफेयर। ठीक है, दीज आर द चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इट। अगला चैलेंज लिख लो विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट, विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए आप ये लिख सकते हो, इट विल लीड टू पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द एनजीओस। Second, you can write that main aim of NGOs was to maintain transparency and accountability. Hyphen this act, hyphen this act will bring it under the government। यहां पे आप वो भी लिख सकते हो, NGOs as a caged parrot, NGOs as a caged parrot।
ठीक है, sufficient. चलिए, next is other stakeholders in the development process. Do you think crowdfunding can emerge as a viable way to create social impact in India? Discuss potential challenges in adopting this route to being meaningful towards a long-lasting change. ठीक है. किसका? चलो, सबसे पहले व्हाट इज क्राउड फंडिंग डेफिनेशन यू कैन, लिखा नहीं है, किसने नहीं लिखा है? आपने आंसर ये आपने नहीं लिखा, टाइम खत्म हो गया था, आपने लिखा है ये? ठीक है, आपने नहीं लिखा, टाइम नहीं बचा था, तो मतलब इसके पिछले वाला भी नहीं लिखा, मतलब इसके पिछले वाला मतलब नेक्स्ट 7th 5 क्वेश्चन लिखा अभी तक। हाँ जी, आपने 3 पे थे, फिर 4 पे आए, 5 हो गए, आधा रह गया था। चलो फिर ठीक। इसको लेट से आया था, 6 तो फोन पर सर बहुत थोड़ा शॉर्ट और लिखना पड़ेगा जल्दी लिखने के लिए, फिर जल्दी लिखें तो स्ट्रक्चर में गड़बड़ आएगी। चलिए ठीक है। क्राउड फंडिंग, व्हाट इज क्राउड फंडिंग? Publicly lending any company or anybody who ask for funds. हाँ, पीएम केयर्स का एग्जांपल देके स्टार्ट कर सकते हो, या आजकल एक बहुत चीज फेमस हो रही है एक्सप्रेस पे भी, मतलब मुझे लगता है प्रीलिम्स के बाद आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा होगा, बट एक्सप्रेस में बहुत आर्टिकल्स आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू, सो एक केस स्टडी भी थी, आई विल टेल यू, ब्यूटीफुल केस स्टडी, आप एथिक्स में कहीं भी कोट कर सकते हो। दे आर सीइंग दैट इंडिया में या स्पेशली इन द नॉर्दर्न रीजन बाहर जाने का क्रेज इतना बढ़ गया है, सो दे गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस पीटी टीचर। तो एक पीटी टीचर थे, दैट पीटी टीचर वाज देयर इन अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट स्कूल में पीटी टीचर थे। अब ही हैड 2 किड्स थे उनके, one was a boy, other was a girl. This boy did his 10th standard and this girl child was in class 4th or 5th, and after 10th standard he was so desperate to send his son in Canada that he sold his house. तो उन्होंने अपना घर बेच दिया। अब घर बेच के खुद वो रेंट पे रहने लग गए। तो घर बेच के अब टायर 2 सिटीज में घर कितने का बिकेगा? 30 लाख 40 लाख एट मैक्स। तो 30-40 लाख जितने भी उन्हें आए, उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया कनाडा। पंजाब का केस है। हाँ, तो उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया कनाडा, ठीक है। नाउ व्हेन ही सेंट हिज चाइल्ड टू कनाडा, तो उस बेचारे को बेसिकली जो इंडक्शन मिली थी वो मिली थी उसको ये विंटर बैच में। अब विंटर बैच में इंडिया के टेम्परेचर्स एंड कनाडा के टेम्परेचर, दैट आल्सो इन मैनिटोबा, आर ह्यूज डिफरेंस होता है। तो उस बेचारे को निमोनिया हो गया वहां पे जाके। अब वो गया है वहां पे, मेडिकल जो इलाज है फॉर द सिटीजंस ऑफ कनाडा, इट इज वेरी इकोनॉमिकल, क्योंकि वो फ्री में हो जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, बट फॉर आउटसाइडर्स इट इज वेरी कॉस्टली। तो वो बेचारे के पास अभी मुश्किल से तो घर से पैसा वैसा लेके वीजा लगवा के गए थे, तो उसने आउटसाइड किसी बाहर से जो मेडिकल स्टोर है वहां से मेडिसिन ले ली। दैट मेडिसिन रिएक्टेड, उस रिएक्शन से उस बेचारे के लंग्स में पानी भर गया। अब एक बंदा है, यू जस्ट इमेजिन, हम दिल्ली में आते हैं, हमें कोई मतलब पूछने वाला नहीं होता कि बीमार हो जाते हैं, दैट इज कनाडा, नो वन केयर्स फॉर एनीवन, वो किसको बोले बेचारा। सो ही फेल्ट पेन, वो थोड़ा बियर करता रहा, फिर उसके कुछ रिश्तेदार वगैरह थे, पता नहीं कोई फ्रेंड्स थे, उसको उसने बहुत दिनों बाद इन्फॉर्म करा, 3-4 दिन बाद, तब तक इट हैज वर्सनड, देन ही वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, दैट लिटिल किड डाइड, ही पास्ड अवे। अब the thing is, if you want to bring your dead one's body back from Canada, you require another 40 to 45 lakh rupees. नहीं तो बॉडी कैसे आएगा? वहां पे जितना मेडिकल खर्चा हुआ, you have to pay that, you have to get that body on an airplane, you have to bring that back. तो उसके लिए then his father did not have money, then he appealed to the crowd, and then the crowd funding से 48 lakh rupees इकट्ठा हुआ था, and then that body was brought back. This is the sad reality, and also one of the positives you can show of crowdfunding, how crowdfunding helps people. अच्छा केस स्टडी है,
ठीक है. Now imagine the plight of that father, left with no home, left with no son, है ना, left with nothing. And this all is, ठीक है, Punjabis या any for that matter, any not Punjabi particular community, ठीक है, but their own fault is also there. But this also shows us the plight of the Indian government, that our youth is not happy with what our government is doing, and they even want to go there and do at anything. You know, being from Punjab, I'll tell you a sad reality. None of my schoolmates, not even a single one is there in India. Everyone is abroad. None of my college mates or university mates, except 2 people, none of them is there. They have gone abroad. And there I'll tell you what these people take pride in. Like for example, there was this where my mom teaches, तो वहाँ के जो school principal हैं, her daughter also went abroad. And I'll tell you the hierarchy of works there. So when you go initially, you have to wash utensils. So one who washes utensils in hotels and all, that is considered to be a better job. इससे भी worst होता है cleaning the toilets, and that's a reality. उसके ऊपर वाला काम आपको मिल जाता है कि whenever there is marriage or something, you have to stand with the plates in the hand. That is considered to be a good job. Third level का काम आता है that you get job anywhere in washing car sector, car washing sector. वो उससे ऊपर वाला काम है. उससे ऊपर वाला काम होता है कि आपको टोल प्लाजा में पर्ची काटने के लिए मिल गई. You're sitting at the toll plaza. And then the highest sort of work which Indians can do there is to work in a store, जैसे Easy Day हो गया, Big Bazaar हो गया. Now this is their hierarchy. But the thing is what they're earning over there, उनको वहां पे कुछ नहीं बचता यार. उनको वहां पे कुछ नहीं बचता. I'll tell you a practical example. आज के डेट में मेरी सैलरी है ना, अब मेरी सैलरी जितनी है उसका मैं अगर 1/4 कर दूं and I go back and I start earning that in my own town, मेरे पास ज्यादा सेविंग्स होंगी. Because Delhi is very costly, बहुत ज्यादा कॉस्टली है यार. Now initial days में when I started teaching and all 3 years back, I used to stay in ORN. So I went one time to take this vegetable and all. Student जो बच्चे फाउंडेशन वाले, सर आप भी यहाँ से वेजिटेबल खरीदते हो? तो 2-3 बार बहुत awkward scene हो गया. Then I shifted. अब you go to New Rajinder Nagar, the moment you cross this road, the rent there starts from 80,000 a month. 80,000 a month, and there here I used to have a habit of having this वो maid आती है अपने साफ करने वाली. तो खाना ORN में क्या हिसाब चलता है? 1 टाइम का बनवाना है तो 700 रुपए, 2 टाइम का बनवाना है तो 1200 रुपए, 3 टाइम का बनाना है तो 1800 रुपए. वहां पे मेड ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम 10,000. अब बंदा खाना खाएगा या क्या करेगा? फिर क्लीन करना है तो नो वन देयर अग्रीज कि भाई देयर इज अ फिक्स रेट. जैसे अपने तो ये होता है, हम दीदी को बोल देते हैं जब ORN में रहते हैं कि दीदी यार 1 दिन छोड़ के आना, कि क्या होगा तो तुम आधे पैसे ले लेना. दीदी मान भी जाती है. उनके में अपने में यूनिटी है भाई, वो नहीं मानते. आप चाहे 1 दिन कराओ, आप चाहे 2 दिन कराओ, हम तो इतना ही लेंगे सर. हाँ, तो 1,20,30,000 रुपए तो इसी में चला जाता है. नाउ देयर ऑल्सो द सेम थिंग हैपेंस. कनाडा में अगर आपके पास बेसमेंट है रहने के लिए, यू हैव अ बेसमेंट, एंड उस बेसमेंट में भी देयर आर 3 रूम्स, 3 रूम की बेसमेंट होती है, एक रूम में 3 बंदे रहते हैं. तो दिस मीन्स 9 पर्सन्स आर स्टेइंग इन अ बेसमेंट. अब उस बेसमेंट का 1 महीने का रेंट समवेयर इज अराउंड $800 to $900 उस बेसमेंट का, जो 9 लोगों ने देना है. तो एक बंदे को आए $100. अब व्हाई इंडियंस आर गेटिंग जॉब्स ओवर देयर? इट्स लाइक द सेम थिंग व्हिच पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार आर डूइंग इन पंजाब. MG नरेगा की वजह से यही तो हुआ. Now those people go there, they say that we will do a per day job in 300 to 400 rupees. Versus Punjabis are there, उनको क्या लगता है कि भाई एक तो we will not work. Second, Punjab government has its Aata Dal scheme. And third thing, Punjabis say that we'll work on 600 rupees. Now the people of Uttar Pradesh and Bihar, the labor community, they have broken this. Similar thing is being done by Punjabis in Canada, which people of UP and Bihar are doing in their hometown, they are doing in Canada's hometown. So a Canadian will say that I'll work for $12 an hour. They will say that we'll work for $6 an hour. आप हमें दे दो. Even if they get to have 8 hours a day of work, 6 8s are 48. महीने का कितना हो गया? Almost around $1,400 से $1,500.
तो $100 इधर गया, $400-500 महीने की मंथली सेमेस्टर फीस गई, $300-400 की ग्रोसरी बहुत महंगी है उधर। और उसके बाद इवन इफ दे आर एबल टू सेव $300 अ मंथ, तो अपने घर वालों को वो इतने अच्छे लाइफस्टाइल रहने के बाद, बिकॉज अगर 400-500 की ग्रोसरी ले रहा है, उनकी ये आदत है वो सैटरडे तक काम करते हैं, संडे उनको किसी ना किसी लेक पे घूमने जाना है, राइट? वो चढ़ाते हैं हमें फोटोज डाल डाल के इंस्टा, आज ये लेक पे, आज दिलजीत का कॉन्सर्ट है, आज इसका कॉन्सर्ट है। सो दे एंजॉय देयर लाइफ ऑल्सो। Now after that, even if they're able to send $300 to their parents, 380 that accumulates to 24 to 25,000, तो 25,000 के आसपास वो अपने घर वालों को इधर भेज रहे हैं, राइट? तो 25,000 आप भी सोच के देखो, अगर आपका कोई दोस्त आईटी सेक्टर में नहीं है आज के टाइम के ऊपर, तो 25,000 कौन कमा रहा होगा यार? वो 25,000 सेविंग्स ही भेज रहे हैं अपनी। हाँ, बट उसमें नेगेटिव चीज, दिस इज व्हाट इज अट्रैक्टिंग, दिस इज द रियल स्टोरी बिहाइंड व्हाट इज अट्रैक्टिंग द पीपल इन कनाडा। दूसरा वहां पे ये है, यहाँ पे अगर आपको काम करना पड़ेगा ना, तो यू पीपल फील शाय। वहां पे सभी वो कर रहे हैं तो उनको शर्म आती नहीं है। हाँ, किसी को नहीं आती यार। यही चीज अगर आज किसी पंजाबी को कोई बोले कि यू हैव टू वर्क इन दिल्लीज होटल एंड यू हैव टू क्लीन द यूटेंसिल्स, नहीं करेंगे यार वो। वहां पे कर रहे हैं क्योंकि वहां पे सारे कर रहे हैं ना। Today they are doing it. And the biggest problem, this I can say on record also, the biggest problem I have by being from Punjab is that the people who want Khalistan in India, they're sitting outside. You want Khalistan here, the Punjab where we are residing right now, but you are outside. Then what will you do of that Khalistan? हाँ, हाँ, so the problem is, हाँ ये है यार, दैट्स अ रियलिटी। कईयों को वीजा भी चाहिए होता है यूएसए का, तो कनाडा से वैसे जल्दी मतलब ये बोला है आपने? नहीं, दिस इज द रियलिटी है, दिस इज द रियलिटी, ये हार्ड रियलिटी है। सो पीपल, अच्छा आजकल नया प्रोफेशन चला है, 2-3 मेरे दोस्त भी करते हैं, नॉट नेम देम, तो वो होता है ना कि पेंट वेंट करके एक हार्ड सा स्टैचू बन जाता है, ऐसे खड़े हो जाते हैं। सो दे स्टैंड देयर फॉर द एंटायर डे। अच्छी होगा क्या है, तो दे स्टैंड एंड लोग आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। फोटो जब भी कोई खिंचवा के जाता है तो $1 दे के चला जाता है। सो इवन इफ यू लेट्स से यू हैव अ 12 आवर्स ऑफ शिफ्ट, कुछ नहीं करना, खड़े ही होना है, उधर कौन सा कोई पहचान रहा है। सो इवन पीपल आर डूइंग दीज एक्टिविटीज, बट यू जस्ट इमेजिन यार, इतना सब कुछ करके अगर वो 25,000 घर पे वापस भेज पा रहे हैं, ये तो मैंने बिल्कुल आपको उसका बताया जो बंदा बेचारा होटल में यूटेंसिल साफ कर रहा है। देन आपकी प्रमोशंस होंगी, गो ऑन कार वॉशिंग, फिर टोल पे जाओगे, फिर सुपरमार्केट में जाओगे, तो पैसा बहुत है उधर। यार सिस्टमिक की बात ये है कि मुझे लगता है इक्वल पीपल आर एट इक्वल फॉल्ट यार। इफ आई हैव टू सी दैट राइट नाउ आई एम एबल टू अर्न उतना जितना वो उधर कमा रहे हैं आफ्टर स्ट्रगल ऑफ अराउंड 10 years, एंड यू नो कि अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन, पंजाब में कोई बोलता था कि बाहर जाना ये वो, इट वाज अ रियलिटी, नाउ इट इज कॉमन। माय ओन मदर, एवरी टाइम वी हैव अ कॉल ऑन कन्वर्सेशन, तुझे बोला था ना बाहर चला जा, तुझे बोला था ना बाहर चला जा। सो फर्क तो है यार। इट्स बीन 10 years and I'm earning the same amount. Tomorrow you go, in first month you will match my salary. फर्क तो है definitely. Had it been my this salary and I'm staying in Punjab, then I would have been the king. But यहाँ पे बचता ही नहीं है, इधर खर्चा ही उतना है। चलो हाँ, तो ये केस, हाँ एक और ड्रास्टिक स्टोरी। There was this very close friend of mine. So there is a culture of donkey culture. सुना है donkey? हाँ, वो उन्होंने डंकी बोला, उसको डंकी ने उसको डोंकी बोलते हैं। हाँ, so donkey में what happens is, जो पनामा है ना, पनामा कैनाल आपने सुना होगा, so पनामा के जंगल हैं, so यहाँ से they illegally get you to Panama, और पनामा से via the jungle route there is porous border, then you enter Mexico, Mexico से you enter America. So there was this guy and he had a beautiful love story. They were into a relationship since they were in school time, और college में भी वो साथ में थे, and but the problem was, अच्छा one more thing,
टिल डेट व्हेन आई वाज इन अप टिल 12th स्टैंडर्ड और इवन फॉर दैट मैटर कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में, पंजाब डिड नॉट हैव दिस डिफरेंशिएशन ऑन कास्ट बेसिस। मुझे नहीं पता था मेरा कौन दोस्त एससी है और एसटी तो उधर है ही नहीं है, कौन ओबीसी, मुझे पता ही नहीं था, ये मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, यूनिवर्सिटी तक नहीं कॉन्सेप्ट पता था, ये पता था रिजर्वेशन कुछ होता है बस, और वो भी तब पता चला जब कॉलेज की एडमिशन टाइम था। 12 तक तो मुझे पता ही नहीं था लिटरली। 10 साल पहले बहुत सालों को नहीं पता होगा। हाँ But recently there is a हाँ रिसेंटली ट्रू 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 तो अभी अभी हमारे उधर स्पाइक आ गया है। तो 2 साल पहले की बात है, तो वो दैट बॉय वाज ओबीसी, दैट गर्ल वाज फ्रॉम जनरल कैटेगरी। तो अब भाई शादी हो तो हो कैसे, तो ही वाज लाइक भाई अमेरिका चला जाता हूँ। इवन इफ यू आर टुडे आप पटवारी और नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम, पंजाबियों के लिए मैटर नहीं करता, लड़का अमेरिका गया है दैट मैटर्स, हाँ ट्रूली दैट मैटर्स। तो ही वाज लाइक कि भाई क्या करें, अभी जाना तो अमेरिका पड़ेगा। ऑल्सो पंजाबीज नाउअडेज डोंट केयर, यू आर कैनेडियन, यू आर न्यूजीलैंड का, यू आर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है यार ये तो सब जाते हैं, यूएसए का ना, हाँ अच्छी बात। सो ही ऑप्टेड दिस वे, तो सेड कि भाई डंकी लगा के जाता हूँ। अब डंकी में भी खर्चा उतना ही आ जाता है, तो ही स्पेंड अराउंड 25-26 लाख इलीगली गया। ही वाज वन डे इन करोलबाग आल्सो, तो यहाँ से बेसिकली उनको लेके जाते हैं फ्लाइट से, तो आई मेट हिम आल्सो। एंड जब जैसे ही उसका पहला स्टे वाज इन आई गेस इजिप्ट, तो पहला इजिप्ट में था, इजिप्ट से उन्होंने आगे जाना था, तो इजिप्ट में उसका फोन वोन बंद हो गया, उसके बाद वी डिडंट हैव एनी ट्रेस। तो बेसिकली ये करते क्या है, जाएंगे जाके बोलेंगे कि भाई वी हैव फियर इन अवर ओन कंट्री, तो आप हमें असाइलम वीजा दे दो। अमेरिका को जाके ये बोलते, सो दे गेट अरेस्टेड ओवर देयर। और अरेस्ट होकर इनको कोई पूछते तो भाई क्यों आए हो अमेरिका में, दे आर लाइक कि भाई हमें असाइलम में या रिफ्यूजी कोटा में आप सिटीजनशिप दे दो, वी हैव फियर ऑफ परसिक्यूशन। एंड स्पेशली यू नो आफ्टर 1984 राइट्स 6 को ये एडवांटेज है कि इंडिया में ये हुआ था, सो वी वांट टू हैव रिजर्वेशन। तो बेचारा गया, तो नहीं बात बनी, 3-4 महीने रहा, उसका किसी के साथ कांटेक्ट नहीं था, पेरेंट्स को भी पता है कि 4 महीने भी कांटेक्ट तो होगा ही नहीं, वो सारा जंगल वंगल देख के गया, तो उसको वापस डिपोर्ट कर दिया। एंड डिपोर्ट करके एक तो उसके पेरेंट्स का पैसा गया, दूसरा देयर लव स्टोरी, आई स्टिल फील दैट दिल्ली में भी वो चीज, दिल्ली में तो मुझे आके नहीं वो चीज दिखी, बट पंजाब में एंड इवन फॉर दैट मैटर टायर 3 और टायर 4 सिटीज में स्टिल दिस दैट ओरिजिनल फॉर्म ऑफ लव इट स्टिल एग्जिस्ट्स। हाँ, तो उस लड़की ने बाद में हमें भी, बिकॉज उसकी गर्लफ्रेंड थी, वी वर आल्सो नॉट इन टच विद हर, हमें क्या पता था, तो उस लड़की ने 3-4 दिन उसके जाने के बाद उसको भूख लगना खत्म हो गया, तो उसने खाना पीना छोड़ दिया, एंड आफ्टर 13 to 14 days दैट गर्ल पास्ड अवे। और उसको ये सब चीजें वापस आके 4-4.5 महीने बाद पता चली, देन टुडे दैट गाय इज मैड, तो थोड़ा हिल गया है। नाउ ही इज लॉक्ड इन हिज रूम एंटायर डे, ही सिट्स देयर, व्हेनेवर आई गो आई पे हिम अ विजिट, बट पता नहीं चलता उसको कुछ क्या हो रहा है, क्या नहीं, चुपचाप बैठा रहता है, ऐसे देखता रहता है ऊपर। दिस इज द सैड रियलिटी ऑफ पंजाब, सो यू गाइस नीड टू वर्क अपॉन इट, नॉट ओनली पंजाब, बाकी जगह भी होगी, बस उसका मुझे नहीं पता है। चलो, एवरीवेयर सच प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट यार। चलिए, तो क्राउड फंडिंग का ये रेलेवेंस है। सबका अपना अपना स्टोरी, सब दुखी है। हाँ 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 हाँ, सबका हालत बुरा है यार। गुजरात वाले ठीक है, गुजरात से भी यार ना, जिस वहां पे भी ऐसे लोग होंगे, ऐसे लोग सब जगह होते हैं यार। अब जैसे मैं बताता हूँ, हमारे वहां पे जो रिचर सेक्शन है ना, वो पता क्या करता है, जिसके पास भी 10 एकड़ जमीन है वो अपने 5 एकड़ बेचेगा। पंजाब में प्रेजेंटली 1 एकड़ इज अराउंड 20 lakhs अबव। 5-6 एकड़ बेच के इट इज गोइंग टू हैव, ही और शी इज गोइंग टू हैव 1 CR। 1 CR अगर आप यूके में आज इन्वेस्ट करते हो तो आपको डायरेक्ट वो वीजा घर पे देंगे, फिर लेके जाएंगे। रिचर सेक्शन तो आज भी पंजाब का ऐसे ही जा रहा है। कल को मुझे जाना होता है, सेल माई 5 acres, आई मेक एन इन्वेस्टमेंट ओवर देयर, एंड मुझे वो अपना इन्वेस्टमेंट वीजा देंगे, मैं इधर से PR होके जाऊंगा। प्रॉब्लम इज, हाँ यार, वेरी ट्रू, वेल्थ इज बीइंग ड्रेन्ड। वो रेमिटेंस भी भेज रहे हैं, पर रेमिटेंस यार पंजाब वाले कहाँ भेजते हैं, $300 से क्या होगा बेचारे। चलो कोई नहीं। Tata
हाँ, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. अब जैसे आफ्टर द कोविड ऑल्सो दिस ट्रेंड हैज बीन शिफ्टेड. तो रेमिटेंसेस का मेजर सोर्स है नाउ अगेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यूएसए में जो व्हाइट कॉलर इंडस्ट्री है दैट हैज बिकम द मेजर सोर्स ऑफ दिस. चंदन सर भी तो पंजाब से. हाँ, ही इज बोर्न एंड बॉट अप इन चंडीगढ़. चलिए, हाँ, तो क्राउड फंडिंग का रेलेवेंस ये हो गया. अब सोशल इंपैक्ट क्रिएट कैसे करती है? हाउ डज इट क्रिएट द सोशल इंपैक्ट? तो सबसे पहले तो it increases the accessibility of the person, so person can approach a lot of people via social media. तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा. दूसरा, second thing is it ensures transparency कि क्राउड फंडिंग में जो भी मैकेनिज्म उनको चाहिए, जिसके लिए पैसा मांगा जा रहा है, जहां से पैसा आ रहा है, so it ensures this. ठीक है. थर्ड थिंग यू कैन गिव इज इट फॉस्टर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रदरहुड. fosters the concept of brotherhood and fraternity in Indian society. ठीक है. Then you can say that it leads to channelization of like-minded people. मतलब आप कुछ काम करना चाहते हो, मैं काम करना चाहता हूँ. So we all will have very few resources to implement it. Now, if we do crowdfunding and we do that project, Sir, foster the concept of brotherhood and Indian society. fraternity. उसके बाद इसमें एक डिक्टम चलता है, जन आइसोलेशन टू जन भागीदारी. जन आइसोलेशन टू जन भागीदारी, ये चिपका सकते हो. चलिए, प्रॉब्लम्स क्या रहेंगे? किसी भी डोनेशन के प्रॉब्लम्स इसके प्रॉब्लम होंगे. तो सबसे पहले तो इनिशियली पीपल विल बी एक्साइटेड अबाउट इट, बट इन लॉन्ग रन ह्यूमन टेंडेंसी है, जब उनको अपना फायदा नहीं दिखेगा, सो एक वो डोनर फटीग की प्रॉब्लम बोलते हैं इसको. देयर विल अकर अ प्रॉब्लम ऑफ डोनर फटीग इन लॉन्ग रन. दूसरा, लैक ऑफ ट्रस्ट इन द इंडियन सोसाइटी. लैक ऑफ ट्रस्ट. हमें लगता है कि यार ये पता नहीं सही होगा भी नहीं होगा, बिकॉज कोई ऑफिशियल चैनल नहीं है इसका. देयर इज नो ऑफिशियल चैनल टू डू दैट. थर्ड थिंग यू कैन कोड दैट स्टिल जितना भी क्राउड फंडिंग है, आई टेल यू व्हाट इज व्हाट इज दिस क्रूड वर्जन ऑफ क्राउड फंडिंग. जगराते की पर्ची कटाने आते हैं ना, दैट इज क्राउड फंडिंग ओनली. बट बाकी आज जितनी भी क्राउड फंडिंग होती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वेदर वी वांट टू डू क्राउड फंडिंग फॉर दीज इंसिडेंट्स जो मैंने बताया, whether it is women empowerment, self help groups, वो सबकी सब आज इंटरनेट पे होती है. so that makes present generation crowdfunding technology dependent. ठीक है. तो उसके लिए डिजिटल लिटरेसी अभी इंडिया में उतनी है नहीं, hence it is in its nascent stage. so it is technology dependent. then जहां पे भी पैसा वैसा हो, it will definitely lead to the problem of मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला एक्सेट्रा. वो सब प्रॉब्लम्स तो आ ही जाएंगी साथ में. हाँ, द प्लेटफॉर्म, वेरी ट्रू, दैट प्लेटफॉर्म्स आल्सो चार्ज. आप जब भी क्राउड फंडिंग में दोगे, आई आल्सो डोनेटेड इन दिस, तो वहां पे स्पेसिफिकली लिखा आता है 17% प्लेटफॉर्म चार्ज. तो इफ आई वांट टू डोनेट $5,000 तो मुझे 17% एक्स्ट्रा वो साथ में डोनेट करना पड़ा. हाँ, नहीं, कंपटीशन नहीं. वेरी फ्यू आर देयर ट्रस्टवर्दी, वो है ट्रस्टवर्दी, हमें पता है. और इसमें भी प्रॉब्लम लाइज वेयर देयर आर वेरी फ्यू प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज लेट्स से यही एग्जांपल था. सो दीज पीपल वर डोनेटिंग फ्रॉम कनाडा आल्सो, these people were donating from US also, Australia also, India also, for that matter any other country. Now this platform needs to be such a platform which will be connected with RuPay also, Mastercard also, UPI also, UPI also. So there are very few platforms in this domain who are operating internationally. So, I mentioned a point about mass theft. So, इसमें ये mention किया था conversion और separatism को मतलब. हाँ, उसके लिए भी हो सकता है. हाँ, very true. जहाँ पे हमने positives की बात करी है, it can be also used for the negative elements of the society. Separatism को फैलाने के लिए हो सकता है. Very good point. मास थेफ्ट मैंने लिखा है, उसको
मास थेफ्ट नहीं, सिंपल पॉइंट लिख दो, इट कैन बी ऑल्सो यूज टू क्रिएट डिविजन इन द सोसाइटी. एग्जाम्पल क्राउड फंडिंग फॉर द सपोर्ट ऑफ खालिस्तान रेफरेंडम हुआ था. चलो देन वे फॉरवर्ड फॉर इट. इसका वे फॉरवर्ड कैसे लिखोगे? हाँ, एक तो इंडिया लेवल पे लिख दो रेगुलराइजेशन होना चाहिए. दूसरा जैसे यूरोपियन यूनियन ने वो लेके आया ब्लॉकचेन बिल ऑफ राइट्स, तो इंटरनेशनल लेवल पे ऑल्सो कम्युनिटी शुड or the international community should think about bringing an international regulation to regulate this sector, because it is definitely a catalyst for change hai, but we need certain regulations over it. In this question, the social impact, I give the examples in different fields. जी Like impact group, Bhagam, and all that. ठीक है. So in that sense, I have written the answer. Like the social impact in medical field, in feeding people, in environmental scenarios, in old age. I knew the examples of. नहीं ये बिल्कुल ठीक है. मैं ना मतलब एक चीज मतलब नोटिस आपने पहले आंसर में भी ऐसा ही करा था, तो हाँ उससे पता है इम्पैक्ट क्या चल रहा है. अगर मैं ये चीज पढ़ने जाऊंगा तो मुझे एग्जाम्पल पहले पढ़नी पड़ेगी और फिर मैं एक पॉइंट पे पहुंचूंगा कि यार इस एग्जाम्पल से ये कहना चाह रहे थे, है ना. बट अगर मैं जो आप कहना चाह रहे हो उसको लिख के एग्जाम्पल दूं, दैट विल मेक मोर सेंस. So sir, there is an organization platform Bhagam. उसको कैसे include करूँगा मैं फिर? करता क्या है थागम? वो फूड के लिए मतलब गरीब बच्चों के खाने के लिए फंडिंग देता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. तो सिक्योरिटी इंश्योरेंस फूड सिक्योरिटी इम्पैक्ट ग्रुप है जो कि इसके लिए करता है. लोग बीमार जो होते हैं उनके लिए फंडिंग करता है. बस सीधा फिर पॉइंट उससे ही चला यार. इट हेल्प्स पीपल टू गेट एक्सेस टू फूड, एक्सेस टू हेल्थ. तो एग्जामिनर को ना ये पता चल जाए कि यार ये क्राउड फंडिंग की बात करी किस में जा रही है, उसको एग्जाम्पल के साथ सप्लीमेंट करो. एग्जाम्पल देके अगर आप वो चीज लिखोगे फिर वो रिवर्स हो जाता है, समझ नहीं पाएगा. आंसर में ये दिखना चाहिए कि क्राउड फंडिंग किन किन एस्पेक्ट्स पे ब्रॉडली हेल्प कर रही है. जिन जिन एस्पेक्ट्स पे ब्रॉडली हेल्प कर रही है वो अपने सब पॉइंट है. एग्जाम्पल से तो हम उसको सप्लीमेंट करके दिखा रहे हैं कि ये लो, अब मैंने हेल्थ बोला था, मेरे पास एग्जाम्पल है उसका. चलो नेक्स्ट, गवर्नमेंट एफर्ट्स अलोन कैन नॉट बी सक्सेसफुल, पीपल्स पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड. Elaborate the significance of people's participation in making development process successful and suggest measures to make the process more participatory. ठीक है, चलो इसको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को बता के इंट्रोड्यूस कर सकते हो. सेकेंडली इसको डिवाइड कर लो इन डिफरेंट सेक्टर्स. यू कैन डिवाइड जहां पे पीपल की पार्टिसिपेशन ने इंपैक्ट लेके आया है. तो सबसे पहला कौन सा थीम लग रहा है? एनवायरनमेंट का थीम. चिपको मूवमेंट है, एपको मूवमेंट है, कितनी मूवमेंट्स अपने पास. अभी बड़ा फेमस हो रहा है कि दौर में अमित शाह भी आए थे वहाँ पे. हाँ हाँ वहाँ पे एक ही दिन में कुछ लैक्स ऑफ ट्रीज को लगा दिए. हाँ ट्री प्लांट पर, हाँ परसों के न्यूज़पेपर में ये था न्यूज. ठीक है वो भी कर सकते हो. लोगों वाला ये इफेक्ट हो गया. इंदौर. हाँ हाँ. उसके बाद तीसरा आप ये इम्पैक्ट दे सकते हो 2011 वो जन आंदोलन था जो अन्ना हजारे वाला. दैट्स पीपल्स एस्पेक्ट. कौन सा? चलो कोई नहीं, कुछ तो कर रहे हैं. हाँ हाँ हाँ. तो सर ऐसे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी दिया जाता है कि भी आप ट्री लगाओ. हाँ जी वो भी फिर स्कैम हो गया. चलो अगला यू कैन राइट. एक कॉन्सेप्ट चलता है केरला में ऑफ पार्टिसिपेटरी बजटिंग. केरला बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लेके आता है पार्टिसिपेटरी बजटिंग. फिर पार्टिसिपेटरी बजटिंग के बाद वो कर क्या रहे हैं, एक एमपी एमएलए का रिपोर्ट कार्ड इशू करते हैं वो लोग, जिसको देख के लोग वोट डालते हैं. हाँ उन्होंने लेके आए थे. हाँ ये भी है. वर्कर्स को भी वो करते हैं, प्रॉपर सैलरी देते हैं. वो भी सिस्टम ठीक है. कम्युनिटी को मेंशन कर सकते हैं. हाँ कर सकते हो. बिश्नोई कम्युनिटी विद रिस्पेक्ट टू ब्लैक बक एंड खेजरिया ट्री. हाँ फिर हाँ इसके रिस्पेक्ट फिर वो भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो. मालधारी कम्युनिटी ऑफ गुजरात,
हाँ मालधारी गुजरात लाइन कंजर्वेशन के लिए इस कम्युनिटी का इतना सिग्निफिकेंस है कि नाउ इफ गवर्नमेंट इज मूविंग लायन टू पनी एंड मिथिला, इस कम्युनिटी को साथ में शिफ्ट करा जा रहा है उनके. दिस इज कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ पीपल. ये सब ऐसा नहीं लग रहा सर, ये सब काम जो लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर रहे थे, कैसे? उसमें कम्युनिटी वाले जो था, हम्म तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट आ रहा था उसका डिफोरेस्टेशन हो रहा था, हाँ हाँ तो उसको अगेंस्ट उन्होंने जा करके उस डेवलपमेंट प्रोसेस को स्लो करके एनवायरनमेंट को फोकस किया. तो आप कहना चाह रहे हैं एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट का डिबेट लेके आई वो कम्युनिटी? क्वेश्चन ये कर रहा था, गवर्नमेंट efforts cannot alone be successful. हम्म People's participation is required. तो हमें वैसे एग्जांपल ढूंढनी चाहिए जहाँ पे कि गवर्नमेंट कुछ करना चाह रही थी और लोगों ने हेल्प करी उसकी. उसमें आया तो वो चीज सक्सेसफुल हो. ऐसी नहीं यार, जो हम एग्जांपल्स दे रहे हैं, ये तो बहुत टेक्निकल जाके सोच रहे हो. सोचो ऐसी एग्जांपल एक भी. ऐसे तो टाइम लगेगा. एक ही एग्जांपल हो सकती है स्वच्छ भारत अभियान, इसके बिना कौन सी होगी? जहां पर लोग आए और लोगों ने बोला गवर्नमेंट चलो हम साथ में मदद कर दें. पीपल नेवर सपोर्ट गवर्नमेंट. एजुकेशन में भी दे सकते हैं. कैसे? जो सर्व शिक्षा अभियान जब आई थी हाँ उस वक्त जो बच्चे का एनरोलमेंट रेशियो बढ़ गया, तो वो भी जन भागीदारी था. ठीक है, कर सकते हो, कोट कर दीजिए. इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाला भी दे सकते हैं कि गवर्नमेंट चाहती थी करप्शन कम हो, बट सर आई विल, मैं इससे सहमत हूं. केजरीवाल वहीं से निकल के ठीक है. वहीं चले गए सर वो दोबारा. चलो नेक्स्ट इज कैसे हम इसको और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. एग्जांपल्स तो डिस्कस कर ली. हाउ कैन वी मेक इम्प्रूवमेंट्स? इसका कनेक्टर क्या दोगे? पीपल फर्स्ट शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सिविल राइट्स एंड सिविल ऑब्लिगेशंस. दिस विल बी इट्स कनेक्टर. कि उनको पहले बोलो, आपके ना आंसर में उन्होंने कनेक्टर सबसे लास्ट में दिया होगा. ये कनेक्टर है, इससे आप कनेक्ट करो लाइन को. पीपल शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सिविल राइट्स एंड सिविल ऑब्लिगेशंस. लोग पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं बट उनको अपनी सिविल राइट्स और सिविल ऑब्लिगेशंस को समझना चाहिए और एक बैलेंस स्ट्राइक करें. अब बैलेंस स्ट्राइक करने के लिए व्हाट दे शुड डू? नंबर 1, किसान आंदोलन का भी डाल सकते हैं. गवर्नमेंट एफर्ट करना चाह रहा था कि एमएसपी मतलब प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को ठीक करने का, हाँ बट वो प्रॉपर एफर्ट नहीं मिल पाया पब्लिक से, वो जो सक्सेसफुल नहीं हो पाई. Implementation of fundamental duties. गवर्नमेंट हैज टेकन इट बैक. बैक तो इसलिए नहीं क्योंकि वो नो साइंटिफिक फार्मर वो इसको देखो. अगर आप मुझसे पूछो फार्म लॉस के बारे में, मुझे तो कुछ गलत नहीं लगा था. बट कोई भी जैसे एमएस स्वामीनाथन एक्सेट्रा जैसे लोग हो गए, ही वाज देयर तब, ही वाज अलाइव, पास्ड अवे इनटू रिसेंटली, ही आल्सो डिड नॉट सपोर्ट इट. पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे. मे बी वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द टेक्निकलिटीज बिहाइंड इट. ऑल्सो ये भी है कि इट वाज लाइक कि फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को प्राइवेट उसमें बेच सकते हैं. सर एक्चुअल में क्या है, मीडिएटर होते हैं आड़ती, ये सब उसी का ही है. इनको फिर मुंह मिलेगा नहीं ना. मैंने नहीं बाबा, इट वाज नॉट अबाउट आड़ती. ही नहीं सर. जब से मैं बड़ा हुआ हूं तब से था ही नहीं. Major problem is market bargaining in India. कौन करेगा मार्केट वाले? मार्केट वही हाँ सीधा बहुत होता है. आप रिलायंस हाँ ये प्रॉब्लम आ है. जाएगी तो उनको कौन बचाएगा? वेरी ट्रू. आप दोनों जो बोल रहे हो ये प्रॉब्लम है. बट इसके पीछे जो मेजर प्रॉब्लम है दैट इज हमारे इंडिया में फार्मर्स में यूनिटी नहीं है. अब ये थिंग देखे, हम बात करते हैं ना एवरीथिंग हैज अ फाइन लाइन बिटवीन देम. आप इंटरव्यू में ये ओपिनियन दे सकते हो, एवरीथिंग हैज अ फाइन लाइन बिटवीन देम. अगर मान लो आज मैं बोल देता हूं, लेट्स से आप हम सब लोग एक ही गांव के व्यक्ति हैं एंड वी ऑल आर वेरी रैशनल, राइट? नाउ लेट्स से दैट हमें ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप प्राइवेट को अपनी चीज सेल कर लेते हो. अब मान लो कोई भी प्राइवेट है, चाहे फिर वो रिलायंस आ जाए, चाहे फिर वो लेज वाला फ्रिटोले आ जाए अपने पास. अपन उगा रहे हैं आलू, ठीक है. मुझे एपीएमसी में रेट मिल रहा था 10 रुपए पर क्विंटल का. अब फ्रिटोले मेरे पास आया, मुझे आके फ्रिटोले बोल रहा है कि भाई मैं 30 रुपए देता हूं. मुझे लगा मुझे ज्यादा मिल रहा है, मैं बेच दूंगा.
राइट? नाउ व्हाट विल हैपन इज, आप लोग नहीं बेच पाए फ्रिटेले को, मैं 30 रुपए में बेच गया, आप किधर जाओगे? आप 10 रुपए में ही जाओगे। नेक्स्ट टाइम व्हाट विल हैपन, आप लोगों को घाटा हुआ, आप लोग आलू उगाओगे नहीं, तब फ्रिटोले फिर मेरे पास आएगा। पहले फ्रिटोले मुझे 30 इसलिए दे रहा था क्योंकि आप सब लोग थे, अब मेरा क्या बनेगा? अब फ्रिटोले जितने पैसे देगा मुझे उतने देने पड़ेंगे क्योंकि आलू है नहीं। ये तो रियल एक्सपेंसेस हुआ है सर हिमाचल प्रदेश में। अडानी कंपनी ने वहाँ के एप्पल्स खरीदे, फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे दाम दिए, सेकेंड में अच्छे दाम दिए, थर्ड ईयर में बोले कि मेरे को बहुत लॉस हो गया, 10 ईयर में 7 रुपए। बट वही है ना, अगर हाँ यही हम सब कलेक्टिवली बार्गेन करें कि हम अपने में से एक लीडर बना दें, या हम दूसरी चीज को टारगेट करें कि यार लेट्स ओपन अ शॉप इन अ नियर बाय टाउन, उस शॉप का रेंट कलेक्टिवली देंगे, एंड जहां पे मान लो आलू 10 रुपए क्विंटल बिक रहा था, आलू का मार्केट रेट यू चेक नाउ ऑन ब्लिंकिट, इट इज 20 to 23 रुपीज पर केजी, मतलब 2300 रुपए की चीज हो गई वो अपनी। और हम अपनी शॉप ओपन करें, 1 पर्सन शुड बी केप्ट देयर जो वहां पे बैठेगा और बैठ के अपनी सब्जी को डायरेक्टली टू कंज्यूमर बेचेगा, कंज्यूमर को भी फ्रेश मिलेगी, हमसे खरीदेगा भी। हाँ अच्छा है। सोशल फैब्रिक से बंधा हुआ अपना फार्मिंग करता है, तो टूट ही आएगा पूरा। हाँ वो टूट जाएगा टू। वो बिजनेस में थोड़ी ना बोलो, वो भी होता है। वो वो लोग एटलीस्ट पता है बिजनेसमैन को कि इनको फंसाएंगे कैसे। फंसाएंगे कैसे? वो प्रॉफिट लेकिन उससे नहीं हाँ? अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है सर। जी मैं किसान हूँ, अगर मैं अमीर हूँ, हाँ? मैं 1-2 सीजन तक काम सकता हूँ, ठीक है। बट आई फाइंड फूड टू माउथ वाली, मतलब हैंड टू माउथ वाली। हाँ तो इसमें तो सही है ना, पेरिशेबल कमोडिटी आपको बेचनी पड़ेगी अगले दिन, होल्ड थोड़ी करोगे पेरिशेबल में। लॉस में हो, फायदे में हो, जो भी स्टोरेज नहीं रहेगा, फिर तो हम लॉस में रह ही नहीं रहेंगे। बट यार कलेक्टिवली गांव के लेवल पे जाके सोचो आप, गांव बहुत बड़ा हो गया यार, मान लो एक गांव की लेट्स से पॉपुलेशन 1000 भी है, 1000 पीपल में लेट्स से एवरेज अमाउंट ऑफ एकर्स वी हैव 10 एकर्स, 10,000 एकड़ हो गया। 10,000 एकड़ से प्रोडक्शन इमेजिन करो कितनी होगी सिर्फ एक गांव के लिए। 10,000 एकड़ तो आज किसी राजा के पास भी इंडिया में नहीं होंगे यार। 10,000 एकर्स बहुत होता है। My region known for fruits and vegetables, so we never consider about this. MSP हाँ, because the market rates are very high for vegetables. तो फार्मर के पास स्टोरेज They are कैपेसिटी selling का our प्रॉब्लम produce even to Delhi. So the irrigation pattern itself, the reason for MSP, I mean farmers protest and we can consider that. एफसीआई भी इसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है चलो, अभी जैसे पॉलिटी और ये सब खत्म हो जाएगा ना, तो दिन का आधा पौना घंटा सब लोग बैठ के ऐसे डिस्कशन कर लिया करो, यहीं से पॉइंट्स क्लिक होंगे पेपर में, you'll get a lot of points, innovative points भी आएंगे थोड़े। चलो तो इनको सुधारने के लिए सबसे पहला तो ग्रास रूट इंस्टीट्यूशंस को अच्छा कर लो, है ना, यू शुड इम्प्रूव द ग्रास रूट इंस्टीट्यूशंस। हाँ, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रांसपेरेंसी, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, पार्टिसिपेटरी बजटिंग एक्सेट्रा, सब चीजें दे दो। और फिर इससे होगा क्या, लास्टली किससे एंड करोगे? वही जो हमने गवर्नेंस का चार्ट करा, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं, एज अ सॉल्यूशंस उनको मैनेज कर दो। हाँ, इससे जन भागीदारी आ जाएगी, है ना, देन इट विल बी डिमांड बेस्ड डेवलपमेंट हो जाएगी, पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग हो जाएगा, बॉटम अप अप्रोच हो जाएगी, पीपल पार्टिसिपेट करेंगे इसमें तो पीपल विल देमसेल्व्स बी एबल टू गिव द फीडबैक्स बेटर, फीडबैक बेटर होंगे तो ग्रीवेंस अच्छे से एड्रेस हो जाएंगे, ग्रीवेंस एड्रेसल अच्छे हो जाएंगे तो नेक्स्ट पॉलिसी विल बी मेड इन अ बेटर वे। जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ये गवर्नेंस कहेंगे तो गवर्नेंस के कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो हमारे पास इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसको सारे टॉपिक के पॉइंट्स भी एक पॉइंट भी अगर डाल दें तो भी अपने आप में वो सफिशिएंट हो जाता है। हाँ, तो इसी वजह से मेरा भी ये पर्सनल बिलीफ रहता है कि यार स्ट्रक्चर सही होना चाहिए बसंत सर का। पॉइंट्स तो हाँ, पॉइंट्स तो तुम लोग अभी बहुत डेटा हो गया यार,
इन 9 क्लासेस में जितनी डिस्कशन कर ली है, मुझे नहीं लगता यूपीएससी कोई भी क्वेश्चन पूछे तुम लोग स्किप करके आओगे। कोई भी क्वेश्चन पूछ ले फिर वो। प्लस जो भी मतलब पॉइंट है सर, वो आदमी से स्पेसिफिक है। अगर आप यहाँ पे 100 क्वेश्चन लिखवा लीजिए तो होगा कि 40% 50% कॉमन हो सकते हैं। हाँ बट सबका अपना अपना राय है, अपनी अपनी चीजें हैं। हाँ एग्जामिनर भी वो नहीं सोचता है कि सब एक ही लिखेगा। ट्रू यार। और आपने कुछ भी लिखा तो वो कुछ हद तक तो सही है ही। देखो दीज ऑल आर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स, ह्यूमैनिटीज में सब सही होता है, कुछ गलत नहीं होता, बट एवरीथिंग इज कंटेक्चुअल। ऑल दैट डिपेंड्स अपॉन इज कि आप सब पॉइंट आपने लिख दिया, उसको एक लाइन में जस्टिफाई कैसे कर रहे हो, उसकी जस्टिफिकेशन आप क्या लिख रहे हो, दैट इज गोइंग टू मैटर, क्योंकि सब्जेक्टिव है ना यार, सब चीजें सही है। वही प्रॉब्लम है सर, वो एक लाइन में मिलता नहीं है मुझे, और मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए 2-3 लाइन लिखता हूँ और तुरंत पेपर नहीं हो रहा। मैं फिर मतलब फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, जस्ट कीप इन योर माइंड कि आप एग्जामिनर को वो चीज सिर्फ बता रहे हो, समझा नहीं रहे, उसको पता है वो क्या है। अगर आप जन भागीदारी लिख रहे हो, सो यू आर प्रेजेंटिंग अपनी जन भागीदारी बाय कीपिंग इन माइंड एग्जामिनर को पता है जन भागीदारी क्या है। अब जन भागीदारी से आप अचीव क्या करना चाह रहे हो वो लिख दो। यू आर टेलिंग द एग्जामिनर कि जन भागीदारी मुझे ये करके देगी, उसको पता है भाई जन भागीदारी क्या है, ये चीज दिमाग से हटा दो। ये बताओ जन भागीदारी मैंने क्यों बता रहा हूँ आपको। हाँ बस, कि जन भागीदारी अगर मैंने लिखा है तो किस कंटेक्स्ट में लिखा है वो बता रहा हूं बस आपको। हाँ, डू दिस, विल डू दिस, जो भी लिखना है लिखो, उसका काम लिखो बस पॉइंट का। जैसे मान लो उनका वो पॉइंट था राइट टू हेल्थ और फूड एजुकेशन वाला, 2 ऑर्गेनाइजेशंस का नाम है ना। अब इफ ही राइट्स दैट कि यार दे गिव एक्सेस टू फूड, है ना, नाउ इफ ही स्टार्ट्स मीनिंग दैट this organization is giving food to children on daily basis, example is this, ऐसा नहीं, right to food example this NGO giving food to children, खत्म बात। right to health example this NGO working in the or giving health treatment to people, पता है उसको यार, इतना ही लिखना है बस। और कंफ्यूजन हो रही है फिर सिंगल रैंकर वालों की कॉपी पढ़ो। अच्छा और क्या क्या इनपुट्स मिले सिंगल रैंकर वाली कॉपी पढ़ के? Point in a topic, 5 points are there, at least 3 examples or substantiation, report or something else. जी। And breaking monotony in every. अच्छा one thing, जितनी भी उनकी एग्जांपल्स या रिपोर्ट्स थी, है ना, उनमें से कितनी ऐसी रिपोर्ट्स थी जो आपने कभी नहीं पढ़ी थी? 1 or 2, बाकी सब पढ़ा था ना? getting them on the context at the moment, that is I'll tell you, this will come how when you will have your sufficient examples only. You people end up having a thought कि यार 10 examples हैं, 10 से उधर 20 क्वेश्चन लिखने कैसे चलेगा? 10 examples let's say you have with respect to governance, क्वेश्चन तो 4 ही आने हैं ना, उन्हीं 4 में you have to adjust। अपन डिस्कस करते थे कि इसकी डेफिनेशन ये है, जैसे उसने सिटीजन चार्टर की डेफिनेशन भी रखी थी, जैसा आपने बताया कि एक डेफिनेशन से उसको भी नहीं पता था क्या चीज है, उसने एक डेफिनेशन सिटीजन के फेवर में लिखते हुए लिख दी और उसको फिर ऐसे एक पॉइंट करके फिर उसका एग्जांपल लेके 3 इधर डिस्क्राइब कर दिए, उसके चैलेंजेस और ये सारे करके ये उस तरीके से उसने बताया, मोल्ड करता है। जी आगे। first legible handwriting, ठीक है, लेजिबल या अच्छी, legible, बस ठीक, वंडरफुल, ठीक है, then completing paper and legible handwriting. ठीक है। Third, every question, whatever they ask, addressing demand in order base, then way forward. That is compulsory. Conclusion on certain questions with 1 line or 2 lines. If you are not writing, if way forward is big, conclusion 1 line itself. 1 लाइनर क्या कैसी होती है वो? 1 keyword will be there. बस ठीक है। Even in the general questions, they are using keywords widely and efficiently. The same keyword using in a different context. But is there any keyword which you think that examiner will not understand it? Yeah, it is not a famous keyword. Day-to-day keywords. Itself says the meaning. बस No बस need बस of explanation. ठीक है। And और intro, as you said, is the plot field.
the question whatever they are asking are sometimes definition, and basically in polity section articles, cases, आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन सर आर्टिकल्स, उसमें पेज प्रेजेंट भी कराया तो उसको टाइम बचाया और स्पेस भी उसमें लिए, जैसे पेज उसको पढ़ना पूरा दिखे, ये चीज भी and pages, combined with these facts and especially articles and cases. Every question has at least 4-5 articles and 5-6 cases. बट यार उसमें भी ना एक चीज है, यू विल आज जाके फिर ये एनालाइज करना, लेट्स से इफ द क्वेश्चन इज ऑन कैग, आर्टिकल विल बी ओनली 148, सिर्फ इतना ही कोट करेंगे, आर्टिकल्स भर भर के वो किस क्वेश्चन में डालते हैं विच आर कॉमन, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट का आ गया तो they will inculcate 52 also, they will inculcate 74 also, they will inculcate 61 also, they will inculcate 75 clause 3 also, है ना. सो टेक योर एडवांटेज इन सच क्वेश्चंस, जो कॉमन क्वेश्चंस है भर के डालो उसमें आर्टिकल्स. प्रेसिडेंट का क्वेश्चन आया, गवर्नर का क्वेश्चन आया, शमशेर सिंह केस, राम जवाया केस, सरकारिया कमीशन, पुंची कमीशन, भर के डाल के आओ तुम भी. बट जो क्वेश्चन हमें पता है कि यार कैग है, उसमें वो भी नहीं डाल पाएंगे. एंड एक चीज लास्ट जो जाके विच यू हैव नॉट ऑब्जर्व्ड, ये चीज नोटिस करना, जितनी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जितनी अपनी 5-6 स्टैंडर्ड बुक्स हैं प्लस उस साल का करंट अफेयर्स, इन दो चीजों को छोड़ के टॉपर कॉपी में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा और यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग. It's not about content. The way the content presenting, that is the major game, and within the time. मैं बताता हूँ उसके लिए ओनली वन थिंग इज देयर यार, उन्होंने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लगाए हैं. अब जैसे मान लो आई एम नॉट अ यूपीएससी एग्जामिनर, मैंने कौन सा यार कभी मतलब मुझे पता है कैसे पेपर चेक होता है. यू आस्क मी द प्रॉब्लम, जैसे उन्होंने पूछा कि सिग्निफिकेंस लास्ट में कैसे ऐड करेंगे, मैंने 10 सेकंड में कैसे सॉल्यूशन बता दिया, क्योंकि मैंने बहुत क्वेश्चंस लिखे हैं, कभी ना कभी आई हैव फेस दिस प्रॉब्लम, तो मैंने उस टाइम के ऊपर ये करा होगा, या मुझे ये सेम प्रॉब्लम हुई होगी, मैंने उसके बाद आके सॉल्यूशंस इसका सोचा होगा, एंड आई वाज एबल टू रिलेट. उस प्रेजेंटेशन को लाने के लिए उनकी कॉपीज को बार बार देखो एंड बार बार आंसर लिखो टू मैच देम. डू नॉट लिसन टू एनीवन, इवन फॉर दैट मैटर नॉट मी. तुम लोगों के पास बहुत कंटेंट आ गया है एंड आई हैव टोल्ड यू कि ऑप्टिमल चीज है क्या, उसको कॉपी कर लो बस अगले 70 दिनों में, कितने 65 प्लस डेज में. दैट्स द की. बस you people have a lot of content. हाँ जी. You said 2.5 page or 2.75, Mhm. but in every page. Literally, I mean, Aditya last year, Mhm. last exam appears cut. हम्म. People almost. यार मेरा इसमें ना ये मानना है कि आदित्य की फिर स्पीड भी उस लाइक होगी, मतलब आई हैव नो ऑब्जेक्शन. देखो मैंने एक दो पेपर देखे, हम्म. ये रहे वो लिखा हुआ है ना, वो उसका वही पेपर 18 to 20 rows in a page. नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता. सर आप भी देखना, ये वो जो प्रधान है ना, हाँ निमेश प्रधान. उसकी पेपर है, वही जिसको पेपर लिखा है, वो पेपर वो उसी मतलब एफिशिएंसी के साथ पूरा 100% लिख दे, और बिल्कुल ही एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि इस पर टाइम नहीं था, या फिर इसके ऊपर 2-3 लेके कंपेयर कर लो यार, देन इट विल मेक अ डिफरेंस. अच्छा लिसन टू मी, लास्ट थिंग विद रिस्पेक्ट टू द वर्डिंग्स, ध्यान से. नाउ व्हेन आई से दैट 2.5 पेज भरने हैं, आई डिड नॉट मीन कि 2.5 भर लो एंड उसके बाद 10 मिनट तुम लास्ट में बचा के जुनैद अहमद जैसे बैठे रहो. जुनैद ने बोला था ना लास्ट टाइम में तो मेरे 10-15 मिनट पहले ही पेपर हो जाता था, यूज्ड टू सिट. मेरा ये मतलब नहीं है. इफ यू हैव टाइम 3 पेज भर लो, दैट इज नॉट समथिंग रॉन्ग, बट आई एम सेइंग दैट अगर नहीं भी कंप्लीट हो रहे तो डोंट हैव फोमो इन माइंड. तो 2.5 पेज भर के भी चल जाएगी बात, राइट. इफ यू हैव टाइम तो 3 भर लो, टारगेट फॉर 3. बट व्हाट आई एम टेलिंग यू इज 74th रैंक है ना, उसको मैं देखते हैं, विल कॉल हिम वन मोर डे. ही सेड दैट कि मैंने सिर्फ बॉडी लिख के आया हूं मैं, आई डिड नॉट इवन रोट द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, क्योंकि मेरे पास 4 क्वेश्चन बच जाते थे, मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैंने इंट्रो और कंक्लूजन भी नहीं लिखा बहुत क्वेश्चंस का. आई डायरेक्टली हिट द डिमांड ऑफ द बॉडी एंड मुझे नंबर मिले हैं उसमें. Positivity of the one who is writing is reflected by in the checkers like mindset. पॉजिटिविटी ऑफ वंस, How positively is written the answer, that is reflected. हाँ. Toppers write answer very like in very simple manner. हाँ ट्रू. किसी भी टॉपर की कॉपी को पढ़ के ना तुम लोगों को ये नहीं रियलाइज होगा यार कि
जैसे मान लो क्लास में ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, है ना, कईयों के मन में दूसरे बंदे का आर्ग्यूमेंट सुन के आता होगा, नहीं यार ये ऐसे कैसे बोल रहा है, तो गलत बोल रहा है, ऐसा कैसे हो गया। टॉपर की कॉपी में तुम कुछ भी पढ़ोगे ना, तुम्हें ये एसेंस नहीं आएगा। वो नेगेटिव भी बहुत प्यार से देते हैं वो, और ये कला है हाउ टू प्रेजेंट इट। ये तुम्हें कहीं भी मिलेगी नहीं यार, क्योंकि कंटेंट राइटर नेगेटिव को नेगेटिव बना के लिखेगा। एंड उनके पॉइंट्स व्हेन यू आर गोइंग टू रियलाइज नेगेटिव वाले, वो पॉइंट नेगेटिव के ही होंगे। What makes them to present in a subtle way is the connector which they are putting forward. ऊपर कनेक्टर लिखा जा रहा है जो, that makes those negative points also look like a subtle way. तो इसके लिए हर रोज के 10 से 15 क्वेश्चन लिखो, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। हाँ, उसी से ही चीजें डेवलप होंगी, उसी से ही प्रेजेंटेशन डेवलपमेंट होगी, राइटिंग स्पीड फास्ट होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ के तुम्हारे दिमाग में ना एक बार रील छप जाए कि यार हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव वे फॉरवर्ड, खत्म। क्वेश्चन को राइटली एड्रेस करके फिर उसका स्ट्रक्चर फ्रेम हो जाएगा। ये पढ़ के बस। 7 questions for GS, 5 questions for optional। यार मैं तुम लोगों की अगर मतलब अगर मेरा मेंस होता है ना, तो I would have written at least around 1 GS का पेपर डेली और 1 ऑप्शनल का पार्ट लेंथ डेली, मैं रोज लिखता अगर मेरा होता तो। हाँ, डेली आई वुड हैव रिटन यार। हाँ हाँ, जस्ट टू मजे मजे में लिखता, और ऐसा स्ट्रेस लेके नहीं लिखता, मजे मजे में कि हाँ ये क्वेश्चन आया, चलो लिख के देखते हैं कैसा आंसर आता है मेरे से। 3 घंटे में, टाइम तो 3 घंटे में यार। हाँ 3, वही तो करना है यार, मेरे से भी कौन सा हो पाएगा। अब मैं 10 भी नहीं लिख पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू राइट। 1 आवर में जब 7 में से 5 क्वेश्चन तक पहुंचे हैं, बट कैसे होगा पूरा पेपर? क्या 1 आवर में जब डेली टेस्ट हो रहे हैं, 5 तक आप पहुंचे हैं स्पीड में, हाँ, हाँ। से क्लास स्टार्ट है, आप पहुंचे। ठीक है, 7वीं क्लास में आप, पहली क्लास में कितने थे? 2 से 3 तक ही पहुंच पाए। चलो 3 से 7 क्लास में 2 क्वेश्चन बढ़ गए, अगली 7 क्लास में 2 और बढ़ जाएंगे, या अगली 14 में 2 और बढ़ जाएंगे। और अगर आपके 2 भी बढ़ गए अगली 14 क्लासेस में, तो आप 1 घंटे में 7 कर पा रहे हो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। Problem with this writing, as you said, my problem. I can't write like having fun. When I am writing, it will be intensely. So when after writing exam, I will be exhausted. If 3 hours if I write, I need at least half an hour break. I need to go out. यार देखो, अगर मान लो मैं एक बात बताता हूँ, लेट्स से आई एम टेकिंग अ क्लास राइट नाउ, मैं क्लास बहुत चिल होके लेता हूँ, बट इफ इट इज दिस क्लास ना, मेरा दिमाग बैक एंड पे चल रहा है, कंटिन्यूअसली इट इज वर्किंग। अगर अब यही मेरा मेंस होता और मैं तुम लोगों के साथ तैयारी कर रहा होता और मैं तुम्हारी क्लास लेने आ रहा होता, मुझे सोचना नहीं पड़ता, मेरे लिए ये क्लास फाउंडेशन जैसी क्लास होती। The reason behind you are getting exhausted and तुम्हें वो एनर्जी लगानी पड़ रही है ना, that means that रिविजन में कमी है and you have written very less answers। लिखो जितना लिख सकते हो, this is time all about writing। प्रेजेंटेशन का ही स्किल है यार, इट्स नॉट अ गेम ऑफ प्रीलिम्स कि तुम रट लोगे और तुम्हारे सामने फैक्ट्स होंगे, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई। वहां पे कुछ नहीं होगा यार, हाँ खाली पेज होगा बस, उस पे खुद भरना है। अब कैसे सोचना है, डेवलप योर थिंकिंग स्किल्स। Literally I had learned in nothing, no revision, nothing। हाँ तो मैं गया पेपर 2 मेरे को 95 आया। यार, जितना दिमाग खाली रखोगे, खाली का मतलब ये नहीं कि अपने हाँ मतलब खाली मतलब कि यू विल नॉट लिमिट योर माइंड। हाँ, रिलैक्स रहो, चिल रहो। और पता नहीं यार, शायद मैं आपकी गेम में नहीं हूँ, तो इसलिए मेरे पास इस साल उतना स्टेक नहीं आ रहा। डर तो रहना चाहिए यार, डर तो सबको रहता है, डर तो सबको रहता है। डर सबको रहता है। 10 बजे नींद आती है और 11 साढ़े 11 बजे नींद खत्म हो जाती है, फिर 1-2 बजे नींद आती है, फिर लगता है नहीं पढ़ लेता हूँ। हाँ तो पढ़ो, पढ़ते रहो। फिर लगता है सस्टेनेबल है या नहीं। अरे यार इतना नहीं सोचो कभी। अच्छा, कितनों के लाइफ में आइडियल मोमेंट आज तक, मेरी में तो आया नहीं यार। आइडियल मोमेंट का मतलब है कि यार सुबह 7 बजे उठेंगे,
और उठ के ऐसे चाय पानी पी के थोड़ा आधा पौना घंटे में फिर नहाने जाएंगे और 8 बजे ऑफिस को निकल जाएंगे। मैं तो इसमें आ गया हूँ, यहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है यार, अभी तक लाइफ नहीं सेट हो रही। जिस दिन सोच लो कि अच्छा परसों ही मैंने ट्राई करा तो मैं एक रात पूरा नहीं सोया, तो 3:30-4 बजे तक नींद नहीं आई, काम वाम करता रहा। देन आई स्टार्टेड सर्फिंग यूट्यूब कि देखते हैं बाकी यहाँ पे क्या चल रहा है। तो टाइम हो गया 4:30 का, मैंने सोचा मैं कि यार अब सो गए तो नींद खुलेगी जाके 12-1 बजे, तो ऐसा करते हैं नहा के चलते हैं ऑफिस। तो मैं सुबह 5:30 बजे ऑफिस आ गया। ऑफिस आके मैं बैठा हूँ तो 2 घंटे काम करा, 7:30 बजे मुझे लगा मैं यार कुछ खा लें, रात से कुछ खाया नहीं, कुछ खाया, मुझे ऑफिस में नींद आ गई। फिर उसके बाद नींद देके अगले दिन 2 घंटे की नींद दी, 9 बजे कोई आया, मेरी नींद खुल गई। तो फिर अगले दिन सारी क्लास हुई, उस दिन एडवांस की भी क्लास थी, शाम को डेमो था। तो मैंने सोचा कि यार ऐसा करते हैं 7 बजे घर चले जाते हैं, 7 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक सोएंगे अच्छे से, 4 बजे सुबह उठ के रूटीन बनाएंगे अपना कि डेली करंट अफेयर्स भी करने हैं। तो 4 बजे दा हिंदू आ जाता है ई वर्जन, तो 2 घंटे नोट्स वोट्स बना के फिर अपना नाश्ता करके नहा के 8 बजे आएंगे ऑफिस। तो उस दिन भी 7:30 बजे आई वाज सो टायर्ड, लेकिन फिर सुबह 2 बजे तक नींद नहीं आई। फिर मैं आईपैड चला रहा हूँ बैठ के। फिर मैंने सोचा कि यार नहीं, वो मेरे परसों चौथी मेरी जिंदगी का फाइनल दिन था ना, प्रिपरेशन में मेरे से ये चीज हो पाई, मतलब प्रिपरेशन में भी आई वाज अ नाइट आउल, रात को ही पढ़ाई होती है, रात को मेरा दिमाग ज्यादा चलने लगता है। और ना अब सेटिंग आ रही है यार, वो सेटिंग मत करने जाओ, कभी नहीं बैठेगी। नॉर्मल लाइफ में तो मैं 5 बजे जाता हूँ, 1 बजे सो जाता हूँ। हाँ तो वो नॉर्मल लाइफ है ना, ये आपका दिमाग को जैसे आप बताओगे ना वैसा नहीं करता यार। वो अपने अभी वो टाइम भी नहीं है। अगर दिमाग को लग रहा है कि नींद नहीं आ रही, पढ़ लो ना यार, तब पढ़ लो, क्या है, मतलब काम कवर करो, उस पे मत फोकस करो। और इस साल पता नहीं यार रिजल्ट कैसा आया है, आई डोंट नो हाउ द रिजल्ट हैज हैपेंड। यू पीपल आर लकी, तुम्हारा प्री हो गया, अच्छी बात है, मतलब लेकिन बट paper was released, literally. I mean, last year before you compared to हाँ going in wild. ट्रू, ऐसा कुछ नहीं है सर, मैंने सोच के किया था कि 80 अटेम्प्ट करना है हाँ हाँ और 60 और 20 कराना है। तो सर हुआ भी वही, 4 क्वेश्चन तो डाउटेबल थे, एक रिवर टू ड्रेन करेगी, रेड सी वाला, एक 3 ऑप्शन वाला जो सर वो था, एसएसएम रीजनिंग पहली बार 3 ऑप्शन वाला आया था, फुल बैट वाला, और एक और कौन सा था वो याद नहीं। तो ये सब करके तो 98 से 108 में कट ऑफ आ रहा। चलो बढ़िया है। और सर पेपर इस बार मतलब उसका लैंग्वेज बहुत अच्छा था। मतलब पिछली बार जब मैंने दिया था तो दिमाग को समझ ही नहीं आ रहा कि ये बोलना कैसा है क्वेश्चन, ऐसा लगता है पिछली बार मुझे लगता है पेपर वाज मोर अबाउट लीविंग यार, कि छोड़ना क्या है, उसका पेपर था। हाँ द गेम वाज मोर अबाउट लीविंग, किसने, हाँ इस बार डिफरेंट था। चलो यू पीपल आर लकी इनफ, and not saying otherwise, but literally you people are lucky enough if you are writing means this year competition will not be that high. This year around 70 to 80% first time. हाँ वेरी ट्रू। मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या है। अपन जैसे जो तेज लोग होते हैं ना, 3-4 अटेम्प्ट हो गए, हमें लगता है यार लक्ष्मीकांत पढ़ के क्या करना है, लक्ष्मीकांत वाला तो आता ही है, लेट्स फोकस ऑन द करंट अफेयर्स, कि करंट अफेयर मार्केट में क्या चल रहा है, अतरंगी चीज न्यूज कौन सी चल रही है उसको पढ़ लेते हैं, यहाँ से ना आ जाए, क्योंकि हम बोर हो चुके हैं। फर्स्ट टाइमर्स बेसिक पे ही फोकस करते हैं कि ज्योग्राफी की पहली एनसीईआरटी हो जाए, क्योंकि उनको यही बताया जाता है लक्ष्मीकांत पढ़ लो। इस बार पेपर वाज फ्रॉम बेसिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटी जिसका अच्छा हो गया, बाकी चीजें 2-2 3-3 तो उसने कर ही लिया होगा। हाँ मेरे सर्विसेज वालों का नहीं फ्री हुआ यार ऑलरेडी हाँ तो बस यही है। तो यू पीपल आर लकी, कंपटीशन बहुत कम होगा, चिल होके अपना बेस्ट आंसर लिखना, बेस्ट व्हाट यू फाइंड इज बेस्ट, ठीक है, दिस विल बी योर ईयर। करना है कि लिखना क्या है और कितना लिखना है। मैं एग्जांपल में 6-7 पॉइंट लिखते जाऊँ, 7-8 पॉइंट और राइटिंग थोड़ी छोटी है तो एक ही पेज में 7-8 पॉइंट आ जा रहे हैं और उसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ तो 12-13-14 मिनट लग जाएंगे क्वेश्चन करने में। तो चलो देखते हैं उसको, somehow find out कि मिडिल पार्ट ढूंढना पड़ेगा। क्लैरिटी एक बार आ जाएगी तो पेपर में भी आ जाएगी। ठीक है। मैं आपको लिंक करके आता हूँ।
ठीक है, अच्छा कल यार ऐसे करें, एक टेस्ट रखते हैं पॉलिटी और गवर्नेंस का। नहीं, आई विल फ्रेम द क्वेश्चंस, ठीक है, आंसर नहीं दे पाऊंगा उसके, बट आई विल डिस्कस इट, ठीक है। तो कल देख लेना ये 7 क्वेश्चंस कब आपने मैनेज करने, बट मुझे एक बार टेस्ट करना है। हाँ हाँ हाँ, फुल लेंथ लूंगा टेस्ट, अल्टी का फुल लेंथ टेस्ट, आई विल फ्रेम द क्वेश्चंस। तो उसके फिर मैं आज जाके बनाने पड़ेंगे, मॉडल आंसर्स नहीं दे पाऊंगा, बट आई विल डिस्कस क्या लिखना था, वो अपने कंटेंट में से ही होंगे, जस्ट वांट टू सी। तो मैं थोड़े क्वेश्चंस अतरंगी नहीं फ्रेम करूंगा एग्जैक्टली जैसे यूपीएससी में आते हैं, बट मुझे ये चाहिए स्ट्रक्चरिंग कैसे कर रहे हो उसकी, ठीक है। फुल लेंथ लें, पार्ट लेंथ लें? ये तो पता चलेगा कहाँ तक पहुँच रहे हैं, कितना ओवर टाइम तो। चलो ठीक है, कल टेस्ट लेते हैं, ठीक है, जल्दी, क्योंकि इधर क्लास हो गई। हाँ हाँ, वो वाली मुझे बता देना, हाँ वो वाली मुझे ज्यादा थोड़ा पता चल जाएगा कि क्या वो चीज आ रही है, ठीक है, चलो थैंक यू। ओके, मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ ग्रुप में यार।